नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज 26 नवंबर को वीडियो बना रहा हूं। कल आपके 25 नवंबर को एग्ज़ाम शुरू हुआ था एएलपी का। आप सभी ने एनालिसिस देखा और ये देखा कि जो आपके साइंस में न्यूमेरिकल से सवाल आ रहे हैं ना, वो ईजी आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड। थोड़ा बहुत भी आपको कंसेप्ट पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आती है, फॉर्मूले के टर्म्स में क्या क्या जो राशियाँ दे रखी है उनका पता है, तो आप इजीली कर जाओगे। और फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। पिछली बार रेलवे में आंकिक सवाल थोड़े टफ थे, एएलपी वगैरह में आपने देखा था। अब की बार ऐसा नहीं, तो मैंने क्या किया, एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th की केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन दोनों में न्यूमेरिकल के सवाल होते हैं। और तो इन केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन फॉर्मूले पर बनते हैं वो इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ईजी लेवल वाले, टफ अपन नहीं जाएंगे। वैसे एनसीईआरटी में भी काफ़ी टफ लेवल के सवाल है, ईजी वाले फॉर्मूले बेस्ड, जहाँ पर आपका काम बन जाए और पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए तो एंड तक बने रहेगा। इस हेतु मैंने क्या किया, हमारी जो ई बुक है एनसीईआरटी की, जिसमें एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस, पूरे कंसेप्ट, फैक्ट, एक तरीके से निचोड़ है जो आपका एनसीईआरटी का साइंस का 9th-10th की, उनमें से पूरे फॉर्मूले आपको कवर कराने वाला हूं और उन पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी जिसने ये अभी ई बुक नहीं ली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ले सकते हो। 9th-10th के अलग अलग ले सकते हो या फिर एक साथ भी ले सकते हो। सारे चैप्टर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में कवर किए गए, जिसमें चाहे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना हो, एनसीईआरटी के एग्जाम पर के सारे डीपली क्वेश्चन है, सब कुछ। अब एक एक करके सारे चैप्टर देखते हैं, जिसमें भी न्यूमेरिकल के सवाल बनेंगे वो कवर करेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही है, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्लास 10th के साथ। इस पर क्लिक करते 5 नंबर पर, ये अपना चैप्टर आएगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखते हैं इसमें। इस बीच आपको बता दूं, आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर की आपको बुक चाहिए ना, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हो। इनकी सारे सब्जेक्ट की, रेलवे में आपका साइंस हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, 3000 क्वेश्चंस प्रति सब्जेक्ट है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। अभी इनकी सेल चल रही है, जिसमें लोवेस्ट प्राइस मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टीजी के भी कूपन कोड से आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो टेक्स्ट बुक पास प्रो की सोच रहे हैं ना, तो अभी रुक जाइएगा, कल आप नाइट में लेना ये पास प्रो। लोएस्ट प्राइस अभी मिल जाएगा। टीडीजी के कूपन कोड से यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये 439 रुपये में आपको डील मिल जाएगी। कल शाम को ले लेना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में न्यूमेरिकल तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा आपको लॉजिक मैथमेटिकली रूप से अप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शंस देख के हल करना होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला सवाल है, ये आप देखेंगे एनसीईआरटी में सारा पोर्शन। इसमें आपको डायरेक्टली ऑप्शन देखना है और ऑप्शन में चेक करना है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी आपके 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। इधर आप हाइड्रोजन टोटल देखेंगे ना, ये अभिकारक में 2 तो ये हाइड्रोजन हो गई और 2 ये, टोटल आपके 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर कौन से हो रहे, 2 का गुणा 2 से 4 हो रहे, तो हाइड्रोजन के लिए। फिर नाइट्रोजन देख लो। अब ये देखिए 2 आगे आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन के आगे भी है, नाइट्रोजन के आगे भी है। और ऑक्सीजन कितने होंगे आपको पता है इसमें, O3, यानी 3 ऑक्सीजन ये और 2, 3 दूनी 6 होंगे। 3 और 2 जोड़ना मत, 2 जब आगे हो ना गुणा होगा, नीचे वाला में गुणा होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे, 3 दूनी 6, 6 ये हो गए और 2 ये, 8 ऑक्सीजन इधर है। और आप यहाँ पर देखेंगे 6 ये 2 ये, 8 ऑक्सीजन इधर है। तो इस प्रकार से आपको पूरा संतुलित करना पड़ेगा। कोई भी समीकरण हो ऐसे चेक करेंगे। जैसे ये वाली रिएक्शंस आप देखेंगे जो दे रखी है, इसका संतुलित समीकरण ये है नीचे। तो इसमें आप देखेंगे Ba1 Cl2 Cl आपका एक, आप कहेंगे नहीं 2 लगा है ना आगे। फिर आप देखेंगे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद सल्फर कितना है, तो सल्फर यहाँ से तो एक ही दिख रहा है, यहाँ से भी एक है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन सीधा, ठीक है। तो इसमें आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपका एनसीईआरटी में। अब सीधा ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर अमल सारक लवण में, इस नंबर पेज पर डायरेक्ट ये क्लिक, यहाँ पर आ गए अपन। इसमें आप देखेंगे एक सवाल है कि सेकेंड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलियन और HCl के 8 ml विलियन, ये दोनों जब मिक्स करते हैं ना तो उदासीन हो जाता है। एक आपका अम्ल है, एक क्षार है, उदासीन हो गई। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि NaOH के 20 ml विलियन ले ले तो HCl का कितना लेना पड़ेगा। इस सिंपल मैथ अप्लाई करनी है। 10 ml जब NaOH होता है तो आप HCl लेते हो 8 ml। इसके स्थान पर यदि 20 करेंगे तो ये भी दुगुना होगा ना, 16 ml, तो डायरेक्टली 16 ml। अब एनसीईआरटी में पहले कुछ ये फॉर्मूले थे, बाद में हटाए गए सिलेबस से। तो इसमें आपको याद दिला दूं, पीएच और पीओएच, ये सूत्र यहाँ से न्यूमेरिकल के सवाल आते हैं, तो इनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे पीएच, पोटेंशियल या पावर ऑफ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, इसका फॉर्मूला है -log H+ आयन की सांद्रता, ये याद रखना। और पीओएच में -log OH- आयन की सांद्रता। और पीएच और पीओएच इनको आपस में ऐड करते, काफ़ी बार पीएच की वैल्यू दे रखी होती है
और दोनों को एक तरीके से दे रखा है कि इनकी सांद्रता का योग कितना है। तो आप पीएच प्लस पीओएच को ऐड करेंगे ना, इनका योग आएगा 14। ध्यान रखिएगा, ये पीएच प्लस पीओएच को ऐड कर रहे हो जब डायरेक्टली सांद्रता दे रखी होती है। जैसे H प्लस आयन की डायरेक्टली आपको सांद्रता दे दी, उस केस में इनका जब गुणा करेंगे ना, H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता, वो गुणा बराबर होगा 10 की घात माइनस 14 के। ध्यान रखना है, ये संबंध इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित कुछ सवाल बताता हूँ। जैसे आपको दे दिया H प्लस आयन की सांद्रता है, ये M एक तरीके से मोलरिटी बताता है कि एक मोल में कितने यहाँ पर पदार्थ घुलनशील है, कितना ग्राम कितना विलेय हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये आयन की सांद्रता ऐसे ली जाती है 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 7। इसलिए इनको सरल करने के लिए पढ़ने योग्य बनाने के लिए ये अपन पीएच के रूप में लेते हैं ताकि ईजी हो जाए, डायरेक्टली आपका जोड़ 14 हो जाए। तो यहाँ आपको बताया अभी फॉर्मूला, एच प्लस आयन की सांद्रता होती है पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर माइनस लॉग और एच प्लस के स्थान पर अपन 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 रखेंगे। अब ये जो घात होती है 10 के बेस पर, तो ये आपका -3 है वो आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस, क्योंकि ये 10 के बेस पर है ना, ये 1 हो जाएगा, तो -3 आगे आएगा, तो ये ऑलरेडी माइनस है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उत्तर आ जाएगा 3। पीएच आपके 3 है। ऐसे और आपको सवाल बता देता हूँ, जैसे आपको दे दिया यदि किसी घोल का पीएच 4 है तो एच प्लस आयन की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। तो ये वैल्यू अब की बार आपको दे रखी है, तो माइनस लॉग एच प्लस आयन, ये पीएच के स्थान पर आप 4 रखेंगे और एच प्लस आयन की सांद्रता, और इसको आप आगे हल कर सकते हो। जैसे 4 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग 10, और ये 10 बेस है, फिर 10 की घात में 4 लिख सकता हूँ, इसको 4 आगे आएगा और ये 1 हो जाएगा, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ। इसके बराबर माइनस लॉग आपका एच प्लस आयन की सांद्रता। तो यहाँ से एक तरीके से लॉग आपका कट जाएगा और माइनस यहाँ पर घात में आ जाएगा, तो एच प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 4 m हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप एक गुणा वाला देख सकते हो, OH माइनस की आयन की सांद्रता दे रखी है और पीएच और पीओएच आपको ज्ञात करना है। तो पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग OH, और यहाँ पर OH की दे रखी है, माइनस लॉग OH के स्थान पर आप रखेंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, और ये -2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की बेस है, और माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो जाएगा। तो पीओएच आपका 2 हो गया। अब आपको पीएच ज्ञात करनी है, और आपको बताया यहाँ पीएच और पीओएच का योग आपका 14 होता है, तो इसमें 1 2 है तो दूसरा 12 होगा ना, तो ऐसे। अब आपको पीएच दे दिया है, पीओएच नहीं पूछा है, OH माइनस आयन की सांद्रता पूछी। पीओएच पूछते ना, आप कहेंगे दोनों 14 होता है, दूसरा 9 हो जाएगा, लेकिन ये 9 नहीं होगा, 10 की घात माइनस 9 m होगा, क्योंकि इसकी सांद्रता ये 10 की घात माइनस m में जाएगी। ठीक है, अब मैं ई बुक पर क्लिक करता हूँ, आगे न्यूमेरिकल जैसे धातु अधातु में कोई है क्या, 81 पर क्लिक किया, ये चैप्टर पर आ गया, देखते हैं। तो पूरा चैप्टर चेक किया लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिला। कार्बन और उसके यौगिक देखते हैं। नेक्स्ट चेक किया तो आनुवांशिकी के कुछ अनुपात आपको बता दो जो याद रखने जरूरी है। जैसे आप करते हो जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात, जीनोटाइप तो जो टी आप देखते हो ना, एक्चुअली आनुवांशिक निर्माण का जो जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक्चुअली जो चीज़ें बाहर आती है निकल के आपको दिखाई देता है, यहाँ पर तो आप ये बड़ा ही दिखाई देगा, अलग अलग दिख रहा है टी ये अलग अलग, लेकिन इन दोनों के इसका मतलब है कि वो बड़ा है साइज में, लंबा है, बोना नहीं है, ये केवल एक बोने को दर्शाएगा। तो इसमें अलग अलग फिनोटाइप का मतलब कौन से लक्षण आपको बाहर दिखाई देते हैं, और जीनोटाइप का मतलब एक्चुअल अनुपात। जैसे आप टी का और इनका करते हो ना, तो ये जो एक तो ये शुद्ध आपका लंबा है एक, और ऐसे ये और ये मिक्स हो जाए तो ऐसे 2 हो जाएंगे, जैसे आप शंकर लंबा कहेंगे, और एक सिंगल होगा टी। ये तो जीनोटाइप है, जो एक्चुअली आपको देख रहा है कि ये 2 है, लेकिन ये जो आपका टी और ये, उसके बाद ये तीनों लंबा ही दिखेंगे, दिखने में लंबा ही होगा, लेकिन जीन इसमें अलग अलग है ना, तो देखने में लंबा है तो इन्हें फिनोटाइप कहेंगे ना आप। तो ये कितने हैं दिखने में, 3, और बाकी एक रह गया ना जो बोना है जो एक, तो 3 1 का आपका फिनोटाइप हो जाएगा। इसे आगे और शंकर कराएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप जीनो की नहीं करता, जीनो तो बहुत ज़्यादा होंगे, फिनो आपका ये है 9 3 3 1, और F2 में जीनोटाइप अनुपात में काफ़ी अनुपात रहते, रेशियो रहते, प्रत्येक लक्षण के लिए 4 संभावित रहते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अपन डायरेक्टली हॉट टॉपिक जहाँ से न्यूमेरिकल के सवाल ज़्यादा आते हैं, कक्षा 10th का प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पर आ चुके हैं, देखते हैं इनके। काफ़ी सवालों में प्रकाश का वेग आपको याद रखना होता है, तो ये याद रखिएगा 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। आगे कुछ न्यूमेरिकल के सवाल देखेंगे। जैसे दर्पण की बात करें तो कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, दूरी कहाँ से ली जाती है। तो ये आपका दर्पण का ध्रुव होता है।
ध्रुव के ये जो समानांतर अक्ष आपके आ रही है, ये ध्रुव से यहाँ से एक दूरी रहती है फोकस बिंदु की, फोकल लेंथ रहती है जो ध्रुव से मेजर की जाती है। और ये जो फोकस दूरी का जस्ट दुगुना होता है आपका वक्रता केंद्र है, जैसे सी आप डिनोट करते हो। ये दर्पण की बात करता हूँ, लेंस में अलग है, वहाँ पर एफ और 2f का सिस्टम चलता है। अब दर्पण के न्यूमेरिकल के सवाल में आपको सिंबल का विशेष ध्यान रखना है। जो फॉर्मूले बताऊंगा अभी, उसमें तीन चीज़ देखने को मिलेगी। आपका एक यू, जो कि आप कहेंगे वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, जिस ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसकी पी से दूरी है ना, वो यू में रहेगी। और दर्पण के केस में आपको बिंब हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, तो यू हमेशा नेगेटिव में आपको लेनी पड़ेगी। सेकेंड बात करें वी की दूरी। अब दर्पण में ज़्यादातर केसेज में प्रतिबिंब है वो इस साइड ही बनता है। किसमें? अवतल दर्पण के 6 केस हैं, वो आपको बताता हूँ। इन 5 केसेज में हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा यू और नेगेटिव रहेगा वी। लेकिन एक केस है अवतल दर्पण में, जब दर्पण के पीछे और विवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो जब वस्तु आप पी और ध्रुव पी और फोकस दूरी एफ के मध्य रखेंगे, उस केस में आपका वस्तु की दूरी आपको पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी, जिसे आप वी बोलते हो। ये केस में आ जाए ना, उस केस में आपको वस्तु की दूरी पॉजिटिव में लेनी, ये चीज़ ध्यान रखना है। और फोकल लेंथ आपको बार बार बताएं, एक दूरी आपके फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी किस में क्या लें? तो दो चीज़ है। फोकस दूरी जैसे ही आती है दिमाग में आना चाहिए यूपी, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तल में तो फोकस दूरी पॉजिटिव रहनी है, प्लस में लेनी है। और इसका विपरीत आपको वैसे ही याद हो जाएगा, एक उत्तल है यूपी में, अवतल में फिर आप नेगेटिव लेंगे। चाहे दर्पण हो, चाहे मिरर हो, चाहे आपका लेंस की क्षमता हो, इन सभी में उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा यूपी पॉजिटिव रहेगी। दर्पण कैसा भी हो, उसकी फोकस दूरी उत्तल में चाहे लेंस हो या दर्पण हो, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी एक सवाल अभी जो पूछा गया था, आपने कल सभी ने देखा था, उसमें बिंब को कहाँ पर रखा था? सी पर रखा था। तो वह प्रतिबिंब सी पर बन रहा था, तो आपको एज्यूम करना था कि बिंब सी पर होगा तभी प्रतिबिंब सी पर बनेगा। मतलब आपको यदि प्रतिबिंब की दूरी दे रखी होती है तो बिंब की दूरी ऑटोमेटिकली वो सी पर ही होगी। प्रतिबिंब की यदि दूरी दे रखी है कि प्रतिबिंब सी पर बन रहा है 20 सेंटीमीटर ध्रुव से, ठीक है, इसका मतलब बिंब भी उसका सी पर रहा होगा तभी बना ना, तो सी भी 20 हो जाएगा। फिर इसका आप आवर्धन निकालेंगे तो आगे आवर्धन वगैरह का अपन सूत्र देखते हैं। बाकी जहाँ किस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कितना छोटा बड़ा बनता है, वास्तविक कब बनता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब न्यूमेरिकल की अपन बात करें, ज़्यादा इसका डिस्कस नहीं करेंगे। एक स्थिति आपके उत्तल दर्पण की ध्यान रखनी है। उत्तल दर्पण में हमेशा आप वस्तु रखेंगे लेफ्ट साइड में, यानी यू आपका हमेशा नेगेटिव है और आपका प्रतिबिंब जो छाया बनेगी, इमेज बनेगी, वो राइट साइड में, यानी वी आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और दोनों ही केस में आपका प्रतिबिंब छोटा बनता है। और दो ही स्थिति है उत्तल दर्पण में, आपका एक तो अनंत पर हो, उस केस में फोकस बिंदु पर बनेगा प्रतिबिंब। एक वस्तु कहीं पर भी हो, अनंत और पी के मध्य, प्रतिबिंब हमेशा उसका फोकस और पी के मध्य पीछे एक आभासी आप कहेंगे प्रतिबिंब बनेगा। अब डायरेक्टली फॉर्मूले पर आते हैं जहाँ से सवाल आते हैं। दर्पण सूत्र याद रखिएगा, 1/f=1/f=1/v प्लस 1/u। इसमें आप कहेंगे एफ वी यू, ये क्या है? एफ आपको बताया फोकस दूरी, जो आपको यूपी उत्तल में पॉजिटिव लेनी है, अवतल में नेगेटिव लेनी है। यहाँ पर अलग से वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस प्लस में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। वी की बात करें, वी होती है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी जैसे आपको बताया अवतल के 5 केसेज में आपकी नेगेटिव रहेगी। एक केस है जिसका आपका बिंब यदि ध्रुव और फोकस के मध्य हो ना, उसका प्रतिबिंब फिर पीछे की साइड में बनता है, वो वी पॉजिटिव में लेंगे। उत्तल दर्पण में यू आपकी नेगेटिव में रहेगी वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की पॉजिटिव में रहेगी। और उत्तल में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड फोकस रहता है ना, आपका प्रतीत होता है। तो ये चीज़ें हैं। लेंस फॉर्मूले से सवाल आते हैं, आवर्धन के साथ मिक्स करके आते हैं। आवर्धन का मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष कितना बड़ा है, कितना छोटा, उसकी हाइट कितनी बड़ी और हाइट कितनी छोटी है। तो यदि आपको हाइट के रूप में दे रखा है सवाल में, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आवर्धन बराबर चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हाइट में सीधा अप्लाई करेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई जैसे आप एच डैश लेते हो बट्टा बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष बड़ा है या छोटा। 1 से छोटी आई आपके आंसर में, 0 पॉइंट कुछ आया, 1 से कम आया, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा है। 1 से ज़्यादा आंसर आया मतलब प्रतिबिंब बड़ा है।
अब ये तो चीज़ हो गई जब हाइट दे रखी होती है, उस केस में आप आवर्धन निकालते हो। लेकिन काफ़ी बार आपको हाइट ना देकर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, उस केस में दर्पण आवर्धन का सूत्र है m बराबर माइनस वी अपॉन यू। याद रखिएगा, दर्पण आवर्धन और लेंस आवर्धन का सूत्र दोनों का अलग अलग है। लेंस का ये सूत्र है m बराबर वी अपॉन यू, दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। और दर्पण सूत्र में, आवर्धन का सूत्र में माइनस वी अपॉन यू है। और बाकी आपने ऊपर देखा दर्पण फॉर्मूला, इसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इसी के स्थान पर यदि लेंस सूत्र पूछ ले तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये अंतर है। तो दर्पण सूत्र में दर्पण सूत्र तो पॉजिटिव है लेकिन आवर्धन नेगेटिव है, और लेंस सूत्र में लेंस सूत्र नेगेटिव लेकिन आवर्धन उसमें पॉजिटिव है। यहाँ पर आवर्धन नेगेटिव है। आवर्धन की 4 स्थिति बनती है। यदि आपका आवर्धन नेगेटिव में बन रहा है, उत्तर आपका आवर्धन का ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। ऋणात्मक क्यों आ रहा, मैंने आपको बताया, कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी में जो वस्तु ऊपर की साइड है अक्ष के, वो हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। ऐसे हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, हाइट पॉजिटिव मिलेंगी, जैसे h आपका पॉजिटिव में लिया जाएगा। और जो नीचे की साइड है वस्तु हो, चाहे प्रतिबिंब कोई पर भी हो, नीचे की साइड में आपको ऊंचाई को माइनस में लेना पड़ेगा। अब ऊपर आपने वस्तु रखी और नीचे प्रतिबिंब बना है, नीचे हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है ना वो वास्तविक होता है, ठीक है। सीधा जो प्रतिबिंब होता है ना वो ऊपर की साइड में ही बनता है, वो आपका आभासी होता है। तो यदि आपका आवर्धन माइनस में है, कहीं ना कहीं आप कहेंगे आवर्धन रेशियो होता है h डैश और h का, यहाँ पर आपकी एक चीज़ नेगेटिव रही होगी, इसलिए आवर्धन नेगेटिव आया। वो नेगेटिव चीज़ रही है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव रही मतलब इस अक्ष के नीचे बना, और नीचे एक ही स्थिति बनेगा जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब आवर्धन आपका नेगेटिव हुआ मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। और पॉजिटिव कब होगा, जैसे उत्तल दर्पण में आप देखेंगे प्रतिबिंब दोनों ही केस में ऐसे ही बनेगा, और एक अवतल दर्पण में जब P और F के मध्य आप बिंब रखते हो उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो आवर्धन उस केस में आपका पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, m का मान 1 से अधिक बताया तो वस्तु से बड़ा है आवर्धन, एक तरीके से प्रतिबिंब बना है तभी 1 से ज़्यादा, ये चीज़ बता रखी है। अब यहाँ से कुछ सवाल बताता हूँ ईजी वाला, जो एग्जाम में आने योग्य रहते हैं, ईजी से सवाल पूछे जाते हैं। यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, अब वस्तु कहाँ पर रखी है वो पहले देखना है। अवतल दर्पण के सामने रखी है, ये साइंस के एग्जाम आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से सवाल यहाँ पर है। तो आप कहेंगे अवतल दर्पण तो कुछ इस टाइप से होता है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है, इसको अपन रेड में लेते हैं, ये आपका F है और ये इसका दुगुना C है। तो अवतल दर्पण के सामने में 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है और दर्पण की फोकस दूरी 10 है, यानी ये आपका 10 है। आप कहेंगे ये 10 है तो ये C इसका दुगुना होता है, जस्ट ये 20 होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका 20 है C, और ये बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर वस्तु रखी, तो वस्तु C पर रखी है, और C पर जैसे ही रखी है वस्तु तो आप दिमाग लगाएंगे C पर जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, विपरीत दिशा में बनेगा। तो प्रतिबिंब की यहाँ से डिस्टेंस आप एक तरीके से कह सकते हो जितनी बिंब की उतनी प्रतिबिंब की, तो U भी -20 और V भी -20 हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी आपको बता दिया -20 प्रतिबिंब की दूरी। फिर उसका आवर्धन पूछा है। अब आवर्धन क्या होगा, आप कहेंगे आवर्धन होता है इनकी, आपको बता दूं C पर जब भी बिंब और प्रतिबिंब बनेंगे दोनों समान बनेंगे, तो समान बनेंगे एक विपरीत दिशा में तो आवर्धन -1 होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आवर्धन का सूत्र आपको दर्पण के केस में बताया m बराबर -v/u। तो यहाँ पर -v के स्थान पर आप क्या रखेंगे -20, दोनों इस साइड है ना, ये -20 इधर भी -20, ये आपका माइनस माइनस प्लस 20 से 20 कटा, ये आगे एक माइनस है ना। तो आवर्धन -1 क्यों बना, क्योंकि वस्तु ऐसे उल्टी साइड में बन रही है, नीचे की डायरेक्शन में, दोनों समान हाइट के, तो 1 हो जाएगा, ना तो कोई बड़ी है ना ही कोई छोटी है। बाकी आप यदि ये नहीं पता होगा कि वस्तु C पर है प्रतिबिंब, ये तो आपको पता था कि C पर, आपने सीधा दिमाग लगाया कि भाई C पर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब C पर बनता है। नहीं पता होता तो वस्तु की दूरी तो आपको पता था ना, अवतल दर्पण में नेगेटिव लेनी, और आपको दे रखा था कि वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर है, तो U बराबर -20 दे रखा है, और फोकस दूरी आपको पता है अवतल में माइनस होगी उत्तल में पॉजिटिव, ये दे रखा है। तो यहाँ पर दर्पण सूत्र का आप अप्लाई कर सकते हो, और दर्पण सूत्र में ये वैल्यू आप रखेंगे 1/f के स्थान पर -1/10, 1/v प्लस 1/u। अब 1/u प्लस है, यहाँ पर 1/u आपका -20 है, तो एक तरीके से 1/v बराबर -1/10, ये आएगा तो +1/20। इनका एलसीएम लेंगे तो 20,
ये आपका -2 प्लस 1 तो -1/20। 1/20 बराबर -1/20 है, तो v इसका उल्टा करेंगे, ये नीचे आएगी, ये भी ऊपर जाएगा, तो v बराबर -20 ऐसे आ जाएगा आपके सामने। तो ये चीज़ें होती हैं। आवर्धन में आप -v/u पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक इजी सवाल है। आपको उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है। वक्रता त्रिज्या आपको पता है c बराबर कितना होता है, c जो r होता है ना, वो r होती है f का दुगुना होता है, 2f होता है। यहाँ से f कहेंगे तो आप r/2 कहेंगे, तो f कितना हो जाएगा, r का आधा, r 3 है, बट्टा 2 करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा f दे रखा है। बस एक तरीके से वस्तु का काम कर रही है। आपको u दे रखा है, यू कितना, अब दोनों ही केस आप देखिएगा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा इस साइड रहेगी और प्रतिबिंब जो बनेगा ना, ये एक्चुअल उत्तर है, वो इस साइड आपका पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन ये तो वस्तु है, यू आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो यू -5। अब फोकस एफ में उत्तल दर्पण है ना, ये रहा उत्तल, यू हमेशा पॉजिटिव में, तो इसको पॉजिटिव लिया। अब आप प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हो। प्रतिबिंब आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जो एक दर्पण सूत्र है। 1/f में आपका 1/5, 1/v प्लस 1/u आपने -1/5 रखा, तो 1/v आपका आ गया 1.15। तो ये जो f और p के मध्य विपरीत साइड में जो दर्पण में बनता है वो प्रतिबिंब है। उसकी साइज वगैरह आप आवर्धन से निकालेंगे। आवर्धन दर्पण का -v/u, -v आपके पास है, u आपके पास है, आपका सीधा आवर्धन आएगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब आपका सीधा बन रहा है, जिस हाइट में ऊपर मुख्य अक्ष के बिंब है उसी के टाइप प्रतिबिंब भी ऊपर की साइड बन रहा है। तो इजी सवाल पर फिलहाल अपन फोकस कर रहे हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 3200। अब फोकस दूरी पूछ लें, वक्रता त्रिज्या दे रखी होती है, तो फोकस दूरी जस्ट वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। एनसीईआरटी में आंतरिक प्रश्न के रूप में दे रखा है। जैसे एक सवाल है कि अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो बिंब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर है। अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव लेंगे। बिंब यानी u बराबर -10, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। 3 गुना का मतलब जो m का मान आपको दे रखा है ना, वो 3 दे रखा है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब है तो m हमेशा आप नेगेटिव में लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब तब होता है जब नीचे की डायरेक्शन में आपका प्रतिबिंब बनता है, तो नेगेटिव m आप 3 ले लेंगे। नेक्स्ट है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है। प्रतिबिंब यानी v आपको पूछा एक तरीके से, u आपको दे रखा है यहाँ पर -10, m दे रखा है, v कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे m बराबर दर्पण के केस में -v/u होता है। m आपको -3 दे रखा है, -v, अब v, हाँ यही तो ज्ञात करना है। u कितना दे रखा है, -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v बराबर आपका -30 हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब भी आपका इसी डायरेक्शन में बनेगा जिसकी दूरी होगी -30 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन में, जिसमें आपके अपवर्तनांक से सवाल आएंगे न्यूमेरिकल के, और कुछ लेंस सूत्र लेंस का आवर्धन से आएंगे, जैसा दर्पण का आपने देखा है। इसमें एक सूत्र होता है दोस्तों स्नेल के नियम का। इस स्नेल के नियम में क्या होता है, साइन आई जो एक आपतन कोण होता है उसकी ज्या, और आर होती है अपवर्तन कोण की ज्या, साइन यानी ज्या। तो साइन आई और साइन आर, ये आपतित कोण है आई, आर है अपवर्तित कोण। इनका रेशियो निकालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यही कांस्टेंट एक्चुअली माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, जिसे आप लिखते हो n/1, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और इसी n/1 बराबर होगा साइन आई बट्टा साइन आर। यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रखे, ये बात कर रहा हूँ 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक है, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक है, ये किसके इक्वल होगा। यदि अलग अलग अपवर्तनांक दे दे, एक का अपवर्तनांक ये है दूसरे का ये है, तो ये होगा दोस्तों n 1 के सापेक्ष 2 का है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा n/1, यानी 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक में दो चीज़ होती है। एक तो आपको दोनों का अपवर्तनांक पता हो, तो यहाँ पर जिसका एक तरीके से 2 का निकालना, तो उसका ऊपर रखेंगे n2/n1। यही तो आपका साइन आई और साइन आर का रेशियो है ना, यही है n2/n1। और यदि आपको वेग दे रखा, उस माध्यम में आपके प्रकाश का वेग दे रखा होता है, निर्वात हो गया और माध्यम हो गया, तो माध्यम में प्रकाश का वेग दे रखा होता है, तो दोनों माध्यम में अलग अलग वेग रहेगा। तो ये जो माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का है, तो उसमें वेग में आप v1 ऊपर रखेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वेग में आप v1 ऊपर रखेंगे और v2 नीचे रखेंगे। v1 यानी माध्यम 1 में वेग और v2 यानी माध्यम 2 में वेग। तो ये चीज़ें उल्टी है, ये इधर आप देख पा रहे हो n2 है
और इधर V1 है, तो जो V1 अपॉन V2 होगा वो ही आपका बराबर होगा N2 अपॉन N1। मतलब यहाँ पर माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष और वही साइन I और साइन R के इक्वल होगा। यहाँ से कंफ्यूज मत होना, काफ़ी न्यूमेरिकल के सवाल आते हैं। अब देखिएगा, आपको ज़्यादा डीप ना पूछे, सीधा ही सापेक्ष अपवर्तनांक का पूछ ले। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक दो अलग अलग चीज़ है। जैसे सापेक्ष अपवर्तनांक का पूछ लिया, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। यदि आपको N12 पूछ ले, यानी 2 के सापेक्ष 1 का है ना, तो आपका वेग है 2 के सापेक्ष 1 का, तो V1 आपको नीचे लेना पड़ेगा, V2 ऊपर है। और N21 पूछे ना, जो यहाँ पर आप देखेंगे V1 ऊपर हो जाएगा, V2 नीचे, यानी 2 का अपवर्तनांक यहाँ पर एक्चुअली पूछा है, तो 2 V2 नीचे रखेंगे। ये चीज़ N2 अपॉन N1 के इक्वल होगी। अब यदि आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहे, इन सभी का अपवर्तनांक आप देख सकते हो, एग्जाम में सवाल आ रहा है कि इनका ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा विचलन होगा, तो यहाँ पर ये पूरी टेबल एनसीईआरटी की वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपको बताता हूँ निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। निरपेक्ष क्या होगा, यानी किसी भी माध्यम का प्रकाश जो आता है वो निर्वात में उसकी स्पीड, या फिर किसी भी माध्यम का निर्वात या हवा वायु है ना, उसमें प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, जैसे आपको NM उस माध्यम का एक कोई मीडियम है, उस मीडियम का अपवर्तनांक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नीचे वेग के फॉर्म में निकलता है, जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है ना उसका वेग नीचे आता है। आप देखते हो N21 एक्चुअली 2 1 के सापेक्ष 2 का है, तो अपन V2 नीचे लेते हैं और V1 ऊपर लेते हैं, जिसका निकालना वेग नीचे लेते हैं। तो माध्यम का वेग यहाँ पर नीचे लेंगे, माध्यम में किसका वेग, प्रकाश, जिसे V से डिनोट करते हैं। ऊपर आप देंगे निर्वात में प्रकाश का वेग जो फिक्स होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ आप ऊपर लेंगे। जैसे एक सवाल दे रखा है एनसीईआरटी में, प्रकाश वायु में डेड अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। एक कांच जो माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात और कांच की बात हो रही है, कांच का संबंध है निर्वात से, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसे NM आप कहते हो, उसका मतलब ये हुआ कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या रही होगी और ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर NM आपको दे रखा है 1.5, और ये देखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8, और V आपको पूछा है ना कांच में प्रकाश की चाल, तो V यहाँ पर ये रिवर्स करेंगे तो डेड नीचे आ जाएगा। डेड और 3 का कितनी बार जाता है, 2 बार, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो लेंस हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि ये दर्पण में ध्रुव होता है, इधर क्या होगा, इधर इसे O को प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ये आपका F है, उसमें C था तो C के स्थान पर 2F है। ध्यान देना ये लेंसेज में दो फोकस होते हैं, इसमें ये F1 है, इधर F2 है। अब F1 का दुगुना 2F1, F2 का दुगुना 2F2। तो जब F2 आए तो इस डायरेक्शन की बात होगी और F1 आए तो इस डायरेक्शन की बात होगी। ये आपका है उत्तल दर्पण। जैसे आपने अच्छी प्रॉपर्टी देखी थी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, वही चीज़ें उत्तल लेंस में होगी। ये उत्तल लेंस है, ठीक है, वही चीज़ें उत्तल लेंस में होगी। ये आपका अवतल लेंस में इसमें प्रतीत होता है। जैसे दर्पण में आपने देखा, उत्तल दर्पण में जो प्रतीत होने वाली चीज़ें थी ना, वो अवतल लेंस में देखने को मिलेगी। इसमें बिंब कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये स्थिति आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कभी बार आपको सीधा सवाल कम समय में हल करना होता है। तो ये जब स्पष्ट होगा ना, जैसे उत्तल लेंस की बात करें, लगभग वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा जब प्रकाशिक केंद्र O और F में, जिसमें ध्रुव और F के मध्य था ना अपना अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में, वही चीज़ें उत्तल लेंस में अनंत पर है तो प्रतिबिंब आपका, अब देखिए प्रतिबिंब लगभग इस साइड बनेगा तो F2 पर होगा ना कि F1 पर होगा, ठीक है। अनंत पर है तो प्रतिबिंब F2 पर, F1 मत करना। 2F1 से परे है, अनंत यानी अनंत और 2F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब F2 और 2F2, ध्यान रखना ये छोटा है। F2 पर सेम सेम प्रतिबिंब बनेगा। 2F2, अब 2F2 यानी F का तो दोगुना ही तो हुआ, तो ये स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज़ देखने का। और अवतल लेंस में दो ही स्थिति है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। वस्तु F1 पर है तो प्रतिबिंब आपका अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, सॉरी वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F1 पर। वस्तु अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब आपके F1, ध्यान रखिएगा F1 पर है, न कि क्योंकि आपका ये लेंस होता है ना इस साइड F2 होगा, लेकिन ये F1 पर, तो यही तो होता है कि अवतल लेंस में फोकस इसमें आपका नेगेटिव हो जाएगा। दोनों ही इस साइड बन रहे हैं, दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब है, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में है, यानी आभासी प्रतिबिंब इसे कहेंगे आप।
और कार्तिक की चिन्ह परिपाटी सेम है जो दर्पण की आपको बताई। और अब फॉर्मूले की बात करें, लेंस सूत्र में दर्पण का जस्ट विपरीत माइनस होगा इधर। बाकी वही चीज़ें हैं, बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, लेंस की फोकस दूरी f। लेंस आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v अपॉन यू। दर्पण का क्या होता है, आपने देखा m बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है दर्पण का। बाकी हाइट के केस में प्लस माइनस आपको जब वैल्यू पुट करेंगे तभी लेना, सीधा सूत्र में मत रख लेना प्लस माइनस। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये ही आवर्धन होता है। अब कुछ अपन सवाल आगे देखेंगे, उससे पहले लेंस की शक्ति से एग्जाम में सवाल आते हैं। लेंस की शक्ति का सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी फोकल दूरी का व्युत्क्रम होती है आपकी शक्ति। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की शक्ति, अब शक्ति दर्पण की नहीं लेंस की होती है, उत्तल लेंस की शक्ति पॉजिटिव होगी और अवतल यदि वो लेंस है तो उसकी शक्ति नेगेटिव, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है ना, इसी का तो अनुपात है और कोई राशि थोड़ी आई बीच में। तो P बराबर 1/f, लेकिन यहाँ पर आप करेंगे गलती ये करेंगे, मान लेते आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, इसका आप लेंस की क्षमता बताइए, तो आप सीधा करेंगे भाई P बराबर 1/20, ये लो सर हमारा 0.05 आ गया। लेकिन गलत है, इसमें आपको फोकस दूरी जो डायोप्टर में इसका मात्रक होता है ये हमेशा मीटर में लेनी पड़ेगी, 1/f मीटर में लेना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 20/100 करेंगे ना, तो ये 100 जब नीचे का आएगा ना, 1/20/100 ऊपर जाएगा तो ये 100/20 हो जाएगा, जो कि 5 उत्तर होगा। तो आपका ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एग्जामिनर ऐसा ही सवाल देंगे जिसमें आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में, आपको उसमें मीटर में कन्वर्ट करते हुए भाग देना है, ये याद रखिएगा। एक डायोप्टर यहाँ पर 1 मीटर इनवर्स है, ठीक है। अब लेंस की क्षमता आपको बता दी, जैसे एक आपको पूछ लिया 2 डायोप्टर लेंस की क्षमता लेंस है, उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उसकी फोकस दूरी 1/f, यानी ये देखिए 2 है तो मीटर में लिए, ठीक है, न कि सेंटीमीटर में। नेक्स्ट अपन सवालों पर, अब काफ़ी बार ऐसा दे सकते हैं कि बहुत से आपको लेंस दे दिया, कुल क्षमता ज्ञात करनी है, तो सभी लेंस की क्षमता अलग अलग है ना, उनको डायरेक्टली आप जोड़ेंगे तो कुल क्षमता आ जाएगी। जैसे एक की क्षमता 2 डायोप्टर एक की है 0.25, तो कुल दोनों लेंसों को जोड़ने पर डायरेक्टली आपको जोड़ ही करनी है। और आंतरिक अभ्यास वाला आप देख सकते हो, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित है, एक डायोप्टर, यानी जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर रहेगी। सवाल देखिएगा, इजी है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ये सुई, अब देखिए उत्तल लेंस का प्रतिबिंब एक तरीके से यू दे रखा जो -50 है, क्योंकि इस साइड ही तो है ना आपका वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, सॉरी वास्तविक है ना, ये प्रतिबिंब है, ठीक है, वास्तविक है तो इस साइड बनेगा, उत्तल लेंस है दर्पण नहीं है, तो ये पॉजिटिव लेंगे यू, ठीक है। तो यू बराबर आपका दे रखा 50 सेंटीमीटर। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, यानी बिंब कहाँ रखें यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा। आप कहेंगे प्रतिबिंब और बिंब की सेम साइज, मतलब वो 2f पर रखेंगे आप, लेंस के केस में 2f होता है, 2f 1 पर रखेंगे तभी प्रतिबिंब आपका 2f 2 पर बनेगा। तो यहाँ पर 2f 1 पर आपका वस्तु रखी हुई है जिसकी दूरी आपको 50 दे रखी है, तो इस केस में आप कह सकते हो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा 50/2। 2f1 50 है तो f 50/2 होगा ना, यानी 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी है, तो लेंस की क्षमता आप नहीं निकाल सकते क्या। अब सेंटीमीटर है तो गलती मत करना, इसको मीटर में लेना, 25 सेंटीमीटर यानी 25/100, इसकी क्षमता 1/f, और 1/f में 25/100 आप करेंगे तो ये 100 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक और इजी सवाल, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिएगा। फोकस दूरी है 2 मीटर, इसकी क्षमता क्या होगी, तो आप कहेंगे सीधा मैं 1/2 कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना अवतल लेंस है, उत्तर में आपको फोकस दूरी पॉजिटिव लेनी होती है, अवतल में आप फोकस दूरी -2 लेंगे, तो 1/-2 करेंगे। 1/-2 को आप 0.5 कह सकते हो माइनस में और डायोप्टर में, ठीक है। ये कुछ आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय के अंत वाले सवाल हैं। अपन एक इजी सा सवाल लेते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, अब बिंब की हाइट दे रखी है h बराबर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस में अभिसारी जो फोकस करता है ना, वो उत्तल लेंस की बात हो रही है। तो अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपके क्या रखा है, कोई बिंब रखा है जिसकी फोकस दूरी, किसकी, लेंस की फोकस दूरी, ये अभिसारी उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव आपको 10 लेनी पड़ेगी, और ये हाइट ऊपर की साइड में तो ये भी पॉजिटिव लिया मैंने।
25 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है। अब बिंब 25 सेंटीमीटर दूर आप उत्तल लेंस में रखेंगे तो बिंब इस साइड रखेंगे, नेगेटिव में नहीं लेंगे, u बराबर -25 है। तो ये चीज़ें आपको 3 दे रखी है। और पूछा क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज एवं प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको एक तो v निकालना पड़ेगा, फिर आवर्धन के सूत्र से आप कर देंगे, एक h दे रखा है तो आपको प्रतिबिंब की भी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप v निकालेंगे तो लेंस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका माइनस में होता है लेंस सूत्र। तो 1/f बराबर, आगे इसको कर रखा है मैंने, तो ये आपका इजीली बता देता हूँ। ये जो वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस में है, u माइनस में है, तो ये आपका 3/50 हो जाएगा, यानी 50/3 बराबर v 16.67 सेंटीमीटर आ गया। अब u आपके पास है, v आपके पास है, तो आप इसका आवर्धन निकाल सकते हो ना। लेंस का आवर्धन m बराबर -v/u नहीं होता, सीधा ही v/u होता। v और u का रेशियो आपका निकल के आएगा। इसमें आप याद रखिएगा u माइनस में था तो ये -0.67, माइनस का मतलब आवर्धन यानी आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, और छोटा है 0 यानी प्रतिबिंब की हाइट छोटा है, 1 से कम यदि उत्तर आए तो। ये चीज़ थी, बिल्कुल इजी सवाल है। इसमें भी आप करेंगे, लेंस फॉर्मूले से वैल्यू आपको दे रखी, प्लस माइनस का बस ध्यान रखना है। इसी चैप्टर में एनसीईआरटी एग्जाम पर के कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप इजीली कर दोगे। इसमें आपको दे रखा है 10 लंबी कोई सुई, तो सुई की हाइट दे रखी जो एक बिंब की भांति काम करेगा, h 10 दे रखा है। इस सुई का 5 लंबा प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, अवतल दर्पण है तो ये वास्तविक ही बनेगा, तो माइनस आप h डैश -5 लिया, क्योंकि ये बोल रहा है ना दर्पण के सामने बनता है, ये आपका दर्पण है तो इसके सामने बनेगा, तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। ये आपका एकदम वास्तविक है, पीछे बनता ना तो आप उल्टा प्लस में लेते, ये साइड, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -30 जो आपको दे रखा सामने है तो माइनस में लेंगे आप, सीधा दिख रहा है। और आपको पूछा दर्पण की फोकस दूरी। अब h और h डैश क्यों लिया, क्योंकि आपको आवर्धन का रूप दे रहा है। यहाँ पर आवर्धन होता है m बराबर h डैश अपॉन h, यानी h डैश अपॉन h बराबर आवर्धन जो -v/u होता है दर्पण में, दर्पण की बात हो रही है। तो एच डैश आपको दे रखा है कितना, -5, और ये आपका 10 दे रखा है, तो ये -5/10 का रेशियो। इसमें आपको v दे रखा है ना, v आपको -30 दे रखा है, तो -30, -1 ऑलरेडी है, एक -30 जो आपका प्रतिबिंब बना है। u आपको फाइंड आउट करना है। 3 चीज़ें हैं, चौथी चीज़ नहीं आएगी, आप वज्र गुणा करेंगे तो हो जाएगी आसान। एक और जो बता देता हूँ जहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते हुए दर्शाया गया है। अब ए से बी में यहाँ से जा रही, ऐसे जा रही, न कि ऐसे, ठीक है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, आप कहेंगे इसको तो पहले ऐसे लिखेंगे, एन बी ए के सापेक्ष बी का, इसमें अपवर्तनांक होता है ना। अब जिसका अपवर्तनांक, जैसे बी का अपवर्तनांक है तो एन बी ऊपर रखेंगे, नीचे एन है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। वेग फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये आपका v1 जैसे va/v/b लिखेंगे, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्या दे रखी है, रेशियो में आपके दे रखी है, कोण में, एंगल में दे रखी है। तो एंगल में यानी यहाँ पर 2 का पूछा ना, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष है, तो साइन i/साइन r आपको दे रखा है, साइन i/साइन r, ये चीज़ आपको यहाँ से करनी है। अब आप कहेंगे आपतन कोण कौन सा होगा, यहाँ से किरण आ रही है ना, आपतन कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनता है, तो साइन 60 आपको दे रखा है, साइन 60 आपतन कोण अभिलंब के साथ बनता है, ये 30 मत ले लेना। और अपवर्तित कोण है, ये भी अभिलंब के साथ बनेगा, अभिलंब कौन सा है, ये वाला, ये 45 डिग्री, ठीक है। तो अपवर्तित कोण यानी साइन 60/साइन 45 बराबर, आपको क्या पूछा है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, जिसे आप NBA कहते हो, ये तो साइन 60 और साइन 45 का रेशियो पूछा है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन 60 और साइन 45। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की होती है 1/√2, उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा। यहाँ पर हर का ऊपर अंश का आप परिमीकरण करेंगे, √2 का गुणा, नीचे भी √2 का गुणा, तो ये आपका 2 और ये दोनों कट जाएंगे, फिर √3/√2 आपका आंसर आ जाएगा। मानव नेत्र में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अगला चैप्टर। हाँ, मानव नेत्र में भी कुछ सवाल मिले हैं, बताता हूँ। एक दीर्घदृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता। अब निकट दूरदृष्टि दोष है ना, ये दीर्घदृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट, निकट की नहीं है, तो इसको सही करने के लिए आप उत्तर लगाएंगे, ठीक है।
उदु अन्नु। तो अवतल कब लगाएंगे सही करने के लिए? जब निकट दृष्टि दोष हो, और दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल आप लेंस लगाएंगे। तो इनको जरूरत है उत्तल लेंस की, ठीक है। दूर दृष्टि दोष है और नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, तो आपको इसको सही करना, निकट बिंदु को। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता, तो यहाँ पर, तो इन सवाल में आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। एक्चुअली आपको लेंस की क्षमता तो P बराबर 1/f से ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप फोकस दूरी 1 मत ले लेना। निकट बिंदु 1 मीटर है। निकट बिंदु का क्या मतलब हुआ? दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। जो वस्तु आपको निकटतम बिंदु स्पष्ट के लिए कितना 25 सेंटीमीटर पता होना चाहिए ना, कि 25 सेंटीमीटर किसी का निकट बिंदु, तो वो सही है भाई। 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु आप स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन जो चीज़ 25 पर स्पष्ट देख सकते हो ना, वो व्यक्ति उसको 1 मीटर पर देख रहा है, क्योंकि निकट दृष्टि, उसको दूरदृष्टि दोष है, निकट की नहीं सही दिखाई देती। तो जो इमेज आपके 25 सेंटीमीटर, एक तरीके से ये इमेज की डिस्टेंस होनी, अब आप लगाएंगे ना लेंस, तो ये इमेज यहाँ पर फोकस करेगा ताकि वो स्पष्ट दिखाई दे सके। 25 पर आप स्पष्ट देखेंगे, तो इसको फोकस करेगा इमेज, जब लेंस लगाएंगे तभी करेगा ना। तो एक तरीके से ये वस्तु, प्रतिबिंब की दूरी आपके 25 सेंटीमीटर होगी, जब लेंस लगाएंगे तब प्रतिबिंब बनेगा। और वर्तमान में आपकी वस्तु को 1 मीटर पर देख पा रहा है, तो इसका मतलब बिंब की दूरी 1 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को भी 1 मीटर लेंगे तो 0.25 मीटर। तो आपका u बराबर 1 मीटर और v बराबर 0.25। तो ये लेंस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे v और u की, आपके पास f मिल जाएगा। और यहाँ से f आपका कितना आया? 3 आया। और इस 3 को कैसे 1/0.25 v/1/u आप माइनस किया, तो ये आपका 0.33 मीटर आया। उत्तल लेंस है ना, इसलिए तो पॉजिटिव आई है फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता P आप 1/0.33 करेंगे, 3 डायोप्टर के आसपास आने वाली है। ऐसा ही सवाल एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ हो रहा है। निकट दृष्टि यानी उनको दूर की वस्तु है वो सही नहीं दिखाई देती है। तो दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो दूर बिंदु एक्चुअली होता कितना? दूर तो अनंत पर होता है। अनंत, अनंत यानी 1/0 ऐसे लिखेंगे आप। दूर तो अनंत पर होता है। और निकट बिंदु जैसे आपने देखा ना 25 सेंटीमीटर था, तो इनको जो निकट दृष्टि दो रहा है तो दूर की नहीं दिखाई देगी, और दूर बिंदु दे रखा, दूर बिंदु आपको अनंत पर लेना पड़ेगा। यानी बिंब एक तरीके से अनंत पर रखा है। बिंब को ही तो देखना है, और किसको देखना है? वो अनंत पर है, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा दूरदृष्टि दे से। तो बिंब की दूरी अनंत है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी ये आपका 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि दूर बिंदु नेत्र के सामने इतना दूरी पर आपका वो प्रतिबिंब बन रहा है। तो v आपका दे रखा है -80। आप कहेंगे v को -80 क्यों लिया भाई? सेंटीमीटर माइनस में क्यों लिया? अब ये लेंस कौन सा काम में लेंगे आप? निकट दृष्टि दोष में अवतल ही तो लेंगे। अवतल में क्या f1 साइड में प्रतिबिंब नहीं बनता है? f1 साइड में सारी दूरी आप माइनस में लेंगे, और बिंब आप अनंत पर है तो क्या माइनस प्लस में लोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। v आपका -80 नीचे देखेंगे, v -80 सेंटीमीटर है, मीटर में -0.8, और u 1/अनंत। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका, अब 1/अनंत, 1/अनंत क्या होता है? अनंत को जैसे मैं 1/0 लिखता हूँ, तो ये 0 ऊपर आएगा तो ये पूरी चीज़ 0 नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब 1/f बराबर क्या है? 1/f बराबर 1/0.8। 0.8 को 8/10 लिख सकते हैं ना, 10 ऊपर आ जाएगा तो 10 में 8 का भाग देना एक्चुअली आपको। 10 में 8 का भाग देंगे तो 1.25 आएगा, माइनस में अवतल लेंस है, और 1.25 उत्तर नहीं आया है, उत्तर आ गया ना। 1/f की वैल्यू तो है, हाँ 1/f की वैल्यू एक्चुअली आपका लेंस की क्षमता ही तो होती है, और वो सीधा ही आ गई। फोकस दूरी यहाँ पर भाग देंगे तभी 0.8 आएगी। उल्टा करेंगे ना, 1/25 का भाग देंगे, ये चीज़ वही है। इसको उल्टा कर दो, f बराबर 0.-8 आ गई। कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता, मतलब 2 मीटर पर तो फोकस कर पा रहा है ना, फोकस दूरी 2 मीटर ले लेंगे, तो 1/2 बराबर 0.5 डायोप्टर। अब यहाँ पर लेंस की क्षमता आपको दे रखी है 4.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं ये लेंस उत्तल है। उत्तल लेंस किसका उपचार करता है? दूर दृष्टि दोष को। तो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। यहाँ से 1/4.5 करेंगे तो इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। क्लास 10 अध्याय 12 विद्युत पर अपन आ चुके हैं। देखते हैं विद्युत के। और विद्युत का पहला ही फॉर्मूला है विद्युत धारा। इसमें आपको आवेश दे रखा है, समय दे रखा है, तो आप विद्युत धारा एम्पियर में निकाल सकते हो। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर, यानी एकांक समय में कितना कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब धारा की छोटी इकाई आप लेंगे तो मिली एम्पियर,
और माइक्रो एम्पियर होती है। मिली एम्पियर इन 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो में 10⁻6 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला पहला। दूसरा फॉर्मूला Q बराबर एन ई, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है। एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कुल आवेश कितना हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का गुणा करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी को पता होना चाहिए, -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग, जैसे आपको कुल आवेश पता है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछिए तो एक इलेक्ट्रॉन्स का आप कुल आवेश में भाग देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे आपको दे दें यदि कुल आवेश 1 कूलाम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो एक में आप एक इलेक्ट्रॉन का भाग देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6.24 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 कूलाम के बराबर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक उदासीन परमाणु में। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हाईलाइट किया है। सेकेंड थर्ड फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं। V बराबर दोस्तों होता है W/Q, यानी आप एक आवेश को जिसकी वैल्यू 1 कूलाम है, आप एक विद्युत क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो ना, जो कार्य आप कर रहे हो ना, वही कार्य विभवांतर आप कहेंगे। आवेश को प्रवाह करने में जो काम लिया जा रहा है कार्य, विद्युत क्षेत्र में आवेश जा रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, तो वो विभव का अंतर, अब विभवांतर होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर विभवांतर V बराबर W/Q, यानी यदि किसी विद्युत चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो विभवांतर वहाँ पर 1 वोल्ट है, क्योंकि एक एक का भाग देंगे तो एक ही तो आएगा। जैसे यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 24 वोल्ट है तो उन दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाया जाता है तो कितना कार्य। अब दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जा रहे हो, आवेश ले जाने में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कब होगी विद्युत धारा प्रवाहित? जब विभवांतर होगा, ठीक है। तो V कार्य बराबर विभवांतर गुणा समय, क्योंकि V बराबर आप W/Q कहते हो तो W बराबर VQ नहीं हो जाएगा। तो V आपको दे रखा 12 वोल्ट, Q आपको 2 कूलाम दे रखा, 12 और 2 का गुणा आप 24 करेंगे। ऐसे इजी सवाल आप चुटकियों में हल कर जाओगे। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश को कितनी जूल ऊर्जा दी जाती है। अब 6 वोल्ट का मतलब यही हुआ, 6 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा V बराबर W/Q। अब Q 1 कूलाम है, यहाँ पर Q के स्थान पर 1 रख दूं तो जितना कार्य होगा जूल में वही तो वोल्ट नहीं होगा क्या। इसका मतलब 6 जूल यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जब 1 कूलाम आवेश है ना, जितना जूल में कार्य, ये और ये चीज़ें दोनों बराबर हो जाएगी तो कार्य भी 6 हो जाएगा, और कार्य के मात्रक ऐसा ही जूल है, तो इसको भी अपन 6 जूल नहीं लेंगे क्या? लेंगे बिल्कुल। जब हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो हम उस पर कार्य करते हैं और उतनी ही ऊर्जा उसे प्रदान करते हैं। तो कितनी का ऊर्जा उनको मिलती है? जब 1 कूलाम आवेश ले जाएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, 6 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब 6 वोल्ट आप वहां पर विभवांतर अप्लाई कर रहे हो। तो 6 वोल्ट की बैटरी एक तरह से आवेशों को धक्का देने वाली बैटरी, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जब विभवांतर होगा तभी जाएगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। जब कोई आवेश बैटरी से गुजरता है तो बैटरी उसे 6 जूल की ऊर्जा देती है, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर और फॉर्मूला जो आपका आएगा ओम का नियम। ध्यान रखना, ओम के नियम में तापमान स्थिर रखा जाता है। जब तापमान स्थिर रखेंगे तो V बराबर IR जैसी चीज़ें आएगी। आपका R एक प्रतिरोध जिसे कांस्टेंट माना है यहाँ पर, तो V यानी विभवांतर जितना ज़्यादा वोल्ट होगा उतनी ही ज़्यादा करंट यहाँ पर। V और I समानुपाती है। वोल्टेज विद्युत धारा के बीच एक अनुपात स्थिर रहता है जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं, यानी V बराबर IR है तो R बराबर आपका V/I नहीं हो जाएगा क्या। और यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा ताप स्थिर रखा जाता है। अब प्रतिरोध जो आपने R स्थिरांक माना है ना, वो एक्चुअली ओम है इसका मात्रक, ठीक है। 1 ओम को 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर कह सकते हो V/I जब आप करते हो, और VI का ग्राफ एक सीधा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्रतिरोधकता पर बात करते हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। प्रतिरोधकता जो एक पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर डिपेंड करती है। जैसे आप रो से डिनोट करेंगे, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। जैसे R बराबर ρL/A, R किसी चालक का प्रतिरोध है, उस चालक की लंबाई L है, और जैसे ये चालक है तो इसका ये क्षेत्रफल, कहीं पर भी इसको काटेंगे ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ये चीज़ें हैं, और इसमें आपको रो का मात्रक ज्ञात करना, तो रो ऐसे नहीं लिख सकते, रो बराबर RA/L। R का मात्रक ओम,
ए का मात्रक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है ना, एल का मीटर है, मीटर से मीटर यहाँ पर कटा तो ओम मीटर हो गया ना, रो का मात्रक, रो यानी प्रतिरोधकता का। यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। अब विद्युत में एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम में आप एक तरीके से प्रतिरोध है वो संयोजित होते हैं। उस केस में यहाँ पर संयुक्त प्रतिरोध आपको पूछा जाता है और इसके कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। श्रेणी क्रम में जब संयुक्त प्रतिरोध पूछे ना, ये आपका श्रेणी क्रम में एक तरीके से ये प्रतिरोध इस एंड से दूसरा प्रतिरोध, इस एंड से तीसरा प्रतिरोध, तो ये पहला और दूसरा, दूसरे सिरे से सेकंड प्रतिरोध ऐड होगा। और समानांतर में जितने भी प्रतिरोध है ना, उनके दो सिरे कॉमन है। यहाँ पर मैंने ये एक प्रतिरोध ऐड कर दिया और इसके सामने ये एक प्रतिरोध ऐड कर दिया, तो इनके ये दो सिरे कॉमन हो गए, ये समानांतर क्रम में। अब हो सकता है कि ये दोनों, ये देखिए ये और ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, लेकिन ये जब इनका याद करना, जैसे इसका 4 ओम, इसका 4 ओम, इसका 4, इसका 4, तो आप क्या करेंगे, ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 8 ओम, यही श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 8 ओम, ये 8 आपस में समानांतर में हो गए ना, तो 1/8 प्लस 1/8 से आप करेंगे और उसका वापस रिवर्स करेंगे, तो ये 1/r है तो r उसका रिवर्स करेंगे तभी आएगा। आगे कुछ मैं आपको बताता हूँ तब क्लियर होगा। बाकी सीधा ही यही याद रखना फिलहाल आपको, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ते हैं प्रतिरोध, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पर श्रेणी क्रम में एक चीज़ क्या होती है, धारा समान रहती है। सभी प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए रहेंगे ना, ये देखो सभी में समान धारा प्रवाहित होगी। कोई बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, तो ऐसा नहीं एक बल्ब को कम धारा जा रही तो उसकी चमक कम हो, नहीं, सभी की समान चमक होगी क्योंकि उनका श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब कोई प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में संयोजित है तो धारा फिर विभवांतर पर डिपेंड करेगी, फिर इनके प्रतिरोध पर डिपेंड करेगी। तो प्रतिरोध यहाँ पर आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग धारा विभाजित हो जाएगी इन दोनों में। तो विभवांतर की बात करें तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है लेकिन धारा समान रहती है, ये डायरेक्टली आप ऐड करते हो। समानांतर क्रम में विभवांतर इन दो बिंदु के बीच में ही तो होता है, ये कहीं पर भी जोड़ो इनके मध्य विभवांतर तो सेम रहेगा, लेकिन ये आप देख रहे हो I1, I2, I3 सभी के प्रतिरोध के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी। तो ये इनका समानांतर क्रम है। समानांतर क्रम में संयुक्त प्रतिरोध को सीधा नहीं जोड़ा जाता है, 1/r से जोड़ेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे। और जब लास्ट में उत्तर निकालेंगे ना, जैसे 1/r बराबर लास्ट में जोड़ के 1/8 आ गया, क्या प्रतिरोध 1/8 है? नहीं, गलती मत करना, ये 1/r है, r उल्टा करेंगे तभी आएगा, r बराबर 8 आएगा। ये चीज़ आपको समझानी थी। अब कुछ सवाल देखते हैं। इस बीच एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से ही तो आप देखते हो हीटर है, बल्ब जलता है तापीय प्रभाव से। तो ये एक फॉर्मूला रहेगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में। एक शक्ति होती है विद्युत शक्ति, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति होता है P बराबर W/T। ठीक है, अब आपने देखा V बराबर W/Q होता है, ये तो चीज़ आपने देखी है ना, V बराबर W/Q। क्या W के स्थान पर VQ लिख सकता हूँ मैं? गुणा होगा तो लिख सकता हूँ, ये VQ/T। अब आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? धारा होती है, तो P बराबर Q/T को I लिख सकता हूँ ना, VI। ये चीज़ ध्यान रखनी, पहला फॉर्मूला आपका P बराबर VI। P बराबर VI यानी आपको शक्ति पूछे, धारा और वोल्ट विभवांतर दोनों दे रखे, इजीली शक्ति निकाल देंगे। अब P बराबर VI ये याद रखना। एक हीट वीट भी याद रखना है दोस्तों, हीट वीट, हीट यानी उष्मा, हीट वीट, हीट वीट, हीट वीट याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी H बराबर हीट बराबर वीट, यानी H बराबर VI/T हो जाएगी। अब इसमें भी आगे मान लेते ओम का नियम रख दें, V बराबर IR रख दें, तो V के स्थान पर आप H बराबर आपने हीट वीट तो कर दिया, लेकिन इसमें आपको मान लेते V नहीं दे रखा, तो आप V बराबर IR ओम का नियम लगाएंगे ना, इसके स्थान पर IR/IT, IR/IT I दो हो गए ना, तो I²RT, ये चीज़ दो फॉर्मूले, P बराबर VI हीट वीट, H बराबर I²RT, इनसे आपका जूल का तापन नियम यही है, H बराबर I²RT। इनके सारे अनुप्रयोग वगैरह बता रखे हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। एक देखिएगा यहाँ पर, 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण 220 वोल्ट पर लगभग 4.5 एम्पीयर धारा खींचेगा, तो फ्यूज कितना लगाएं? अब कम एम्पीयर का फ्यूज होगा तो धारा लोडिंग ज़्यादा, ओवरलोडिंग होगा तो फिर वो आपका फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा फ्यूज ज़्यादा एम्पीयर का लेना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण है, 220 वोल्ट। अब एक तरीके से आप फ्यूज का निकालना है, धारा आई तो निकालनी उसमें, तो V बराबर क्या होता है आपको पता है,
लेकिन इसमें आपको देख क्या रखा है, शक्ति दे रखी, पी दे रखी है 1 किलो वाट। 1 किलो वाट यानी 1000 वाट आपको शक्ति दे रखी है। वी आपको दे रखा है 220, और आई मान लेते नहीं दिया तो आप निकाल दे, पी बराबर वी आई से, पी बराबर वी आई से। आई यहाँ से पी अपॉन वी किया तो निकला 4.54 एम्पियर। तो आपका फ्यूज का जो एक तरीके से कैपेसिटी है धारा रखने की, वो 4.54 एम्पियर से ज़्यादा का फ्यूज आएगा, डायरेक्टली 5 एम्पियर का फ्यूज आपको रखना पड़ेगा। ये चीज़ है। एक सवाल आया था पहले एक एग्जाम में, टंगस्टन का गलनांक जो एनसीईआरटी में दे रखा 3380। विद्युत शक्ति का आपको ऑलरेडी बता दिया, P बराबर वी आई। अब ओम के नियम से P बराबर V के स्थान पर आई आर करेंगे तो आई स्क्वायर आर आपका हो जाएगा, या फिर यहाँ पर I के स्थान पर, अब देखिए P V बराबर आई आर होता है ना, आप I के स्थान पर भी V अपॉन आर कर सकते हो ना, तो I के स्थान पर V अपॉन आर करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप इजीली काफ़ी न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। एक आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल से पहले याद रखना है ये चीज़, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये ऐसे निकाला है, आप याद रख सकते हो। बाकी यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है विद्युत शक्ति कैलकुलेट करने का। विद्युत शक्ति में आपके घरों में रहती है ना, किलोवाट घंटा में, घरों में जो मापते हैं ना यूनिट में, तो 1 यूनिट आपको याद रखना है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो कितने किलोवाट घंटा आएंगे उतनी आपके घर में यूनिट आएगी। आगे एक सवाल बताता हूँ तब ये चीज़ें क्लियर होगी। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े, अब तार का टुकड़ा है ना, ये सेम एक ही तो पदार्थ का बना हुआ है ना, पूरा तार का टुकड़ा, ऐसा नहीं कोई अलग अलग पदार्थ के बना एक तार का टुकड़ा, नहीं, वो तार का टुकड़ा तो एक ही पदार्थ का, तो उसका प्रतिरोध तो कौन से भी हिस्से में जाएंगे वही रहेगा। तो 5 बराबर भागों में काट दिया, इवन आपने 5 बराबर भागों में उस तार के टुकड़े को काट दिया। अब ये क्या बोल रहा है, इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में, श्रेणी नहीं समानांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में संयोजित किया। अब एक टुकड़ पूरे का आर था प्रतिरोध, ठीक है, 5 बराबर भागों में काटा तो सभी का R/5 नहीं हो जाएगा, R/5 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 R/5, इन सभी R/5 को, प्रत्येक का प्रतिरोध R/5 है। पांचों का गुणा करेंगे तो 5 5 R आ गया ना। तो यहाँ पर यदि ये आपस में पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इस संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध R डैश है। अब इनका कुल तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, और ये R और R डैश का अनुपात है। R डैश तो आप कहेंगे समानांतर क्रम में है ना, तो ये 1/R डैश बराबर 1/R/5 प्लस 1/R/5। इस टाइप से कितनी बार ये जुड़ेगा, 5 बार जुड़ेगा, तो ऐसे मैं जोड़ूंगा थोड़ा ही, मैं तो सीधा ही 5 से गुणा करूंगा, यहाँ से इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 1/R डैश बराबर ये चीज़ 5/R, और 5 का गुणा ही है तो 25/R नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब 25/R आ गया, आपको रेशियो निकालना है ना R अपॉन आर डैश का, इसको वजर गुणा करता हूँ, R बराबर R डैश 25, और R अपॉन आर डैश यहाँ पर 25/1 यानी 25 हो जाएगा। ये चीज़ याद करनी थी। अब ऊपर कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे इसमें आपको V आपको दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, P पावर आपको दे रखी है 100 वाट, और उस केस में आपको 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो शक्ति कितनी होगी। जब 220 वोल्ट पर 100 वाट है, वोल्ट आधा कर दिया 110, क्या P ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो आप इसका संबंध निकालेंगे P और V के मध्य। आप कहेंगे P बराबर VI तो होता है, जैसे कि V बढ़ेगा तो P बढ़ेगा उस अनुपात में, V घटेगा उस अनुपात में नहीं घटेगा। साथ में R भी है ना, V को R यहाँ पर V कम ज़्यादा हुआ तो I एक तरीके से I भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ऐसा रहना, स्थिरांक लेना पड़ेगा आपको। स्थिरांक यहाँ पर प्रतिरोध है, तो I के स्थान पर आपको V बराबर IR करके I बराबर V अपॉन R करेंगे तो V स्क्वायर हो जाएगा, यानी P अपॉन V स्क्वायर। यानी P आपने यदि आधा किया है तो ये 1 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 1/4 यानी 100 का 1/4, 100 वाट थी तो अभी 1/4 वाट हो जाए, यानी 100/4 कितना होता, 25 वाट हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना था। इसमें आप देखेंगे R बराबर V अपॉन आई से करना है। आई यहाँ पर मिली एम्पियर में दे रखी है, इसको 10 की घात -3 करके करना था आपको।
श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया और 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। तो ये सभी श्रेणी क्रम में तो डायरेक्टली ऐड कर दो, आपका प्रतिरोध आ गया, विभवांतर वी आपको 9 दे रखा है, 9 अपन प्रतिरोध करेंगे तो आपकी धारा आ जाएगी। और ये आपका पार्श्व क्रम में है, तो आपको पूछा है कितने प्रतिरोधक आपको चाहिए। तो ये थोड़ा लेंथी वाले अपन नहीं करते, शॉर्ट वाले, बाकी ये करा देते हैं। आप कहेंगे ये हो नहीं रहा इसलिए भाग रहे हो, बता देता हूँ। यहाँ पर आपको चीज़ें क्या दे रखी हैं कि 176 ओम प्रतिरोध की कितने प्रतिरोधक मैं ऐड करूँ। 176 ओम के मेरे को नहीं पता है कि 1 करूँ कि 2 करूँ कि 3 4 कितने जोड़ूँ। तो मैंने कहा भाई n मान लेते हैं, कितने जोड़ेंगे आप। पार्श्व क्रम में संयोजित करना है, ध्यान रखना है यहाँ पर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। V बराबर 220, I बराबर 5 एम्पियर दे रखा है। अब आपको पता है ओम का नियम कहता है V बराबर IR होता है। यदि केवल आप एक ही प्रतिरोधक रखते तो I और R का गुणा करने पर V आता नहीं आता। इसका मतलब R काफ़ी कम हो रहा, तो ये समानांतर क्रम में संयोजित है। कितने बार कितना कम होगा, तो आप कहेंगे ये चीज़ आपको पता है कि मेरे को नया प्रतिरोध निकालना है, 1/R डैश कितना होगा। समानांतर क्रम में है ना, तो इसे आप क्या करेंगे, कितने 1 बटा क्षेत्र कितनी बार जोड़ूँ, 1 बटा जो क्षेत्र है यही तो है ना, 1/176, ये कितनी बार जोड़ूँ। आप कहेंगे जितनी बार जोड़ेंगे उतने से गुणा करना होता है कि नहीं होता। जैसे 3 बार जोड़ेंगे तो सीधा 3 से गुणा कर दूँ, सेम प्रतिरोध है उस केस में। तो नहीं पता है तो मैं n से गुणा कर देता हूँ। भाई मैं मानता हूँ n बार इसको ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने n से गुणा कर दिया और यहीं से अपन n की वैल्यू निकाल देंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। और ये जो r डैश है ना, ये चीज़ें फिक्स है, v और i फिक्स है। तो v बराबर आई आर होता है या फिर r बराबर v अपॉन आई होता कि नहीं होता है। तो r डैश बराबर भी v अपॉन आई। तो यहाँ पर मैं v अपॉन आई लिख सकता हूँ, आप कहेंगे लिख सकते हो। v अपॉन आई है और बट्टा में है, तो ये एक तरीके से 1/v अपॉन आई करेंगे तो i अपॉन v हो गई, चीज़ नहीं होगी, तो ये i अपॉन v हो गई, i अपॉन v। i अपॉन v बराबर 1/176 गुणा n। i आपको दे रखी है, v दे रखी है, n क्यों नहीं निकाल सकते, निकलेगा। आई के स्थान पर वैल्यू रखो, आई जैसे 5 रख दिया, वी आपके 220 रख दिया, बराबर 1/176 गुणा एन। अब यहाँ पर ये इस साइड चला जाएगा, वज्र गुणा होगा, तो 176 गुणा 5/220 करो, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक किधर गया, ये उत्तर आपका 4 आएगा। ये थोड़ा सोचने वाला है, टफ रहता है सवाल। बाकी डायरेक्टली आपको प्रतिरोध को ऐड करना है तो इजीली आप कर देंगे। इतना टफ कर दिया तो ये इजी तो हो ही जाएंगे। मान लेते हैं ऐसे प्रतिरोध को जोड़ने पर आ जाए, तो ये जो प्रतिरोध दे रखा है ना, R1 10 दे रखा है, R2 आपको 40 दे रखा है, दोनों ही समानांतर क्रम में है, तो आप 1/10 प्लस 1/40 करेंगे और इनकी जो वैल्यू आएगी ना, इनकी जो वैल्यू आएगी, तो जैसे 40 ले लिया, ये 4 + 1 यानी 5/40, ये 1/R की वैल्यू, 1/R बराबर 5/40 है, तो 40/5 यानी R बराबर 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ये जो 8 है ना, ये इनके साथ कैसे क्रम में है, ये फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये जो डायरेक्ट इससे जुड़ा है, ठीक है, ये आपस में ये सिरे नहीं जुड़े हैं, तो इनका 8 निकला, इनका जो भी निकलेगा इनको ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा और धारा निकाल सकते हो। जब तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, ये नीचे देखते हैं कितना आ रहा है, ये 10 ओम आ रहा है, और इनको फिर श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध आपका 18 ओम हो जाएगा। और V आपको दे रखा है, यहाँ से I आ जाएगा, V अपॉन R करेंगे 12/18 यानी 2/3 एम्पियर। एक इजी सवाल देखिएगा, 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर के 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा। तो यहाँ पर आपको P दे रखा है 50 वाट, Q दे रखा है, हाँ विभवांतर है ना, 50 वोल्ट होगा, मैंने सोचा ये क्या। V दे रखा है आपको, V दे रखा है और Q दे रखा है। तो आपको पता आवेश V बराबर होता है W/Q, या फिर W बराबर VQ हो गया, इनका डायरेक्टली आप गुणा करेंगे तो इतनी जूल आ जाएगी। तो फिलहाल ऐसे इजी सवाल देखने हैं। H बराबर I² RT है, तो I आपको दे रखा 5 एम्पियर और T आपको 30 सेकेंड। ये ध्यान रखना ऐसा यूनिट में होना चाहिए, मिनट में नहीं रखना है, सेकेंड आपका ऐसे यूनिट है टाइम की, एम्पियर है। तो और आपको पूछा है 20 ओम प्रतिरोध, R दे रखा, T है, तो हीट आपको निकालनी है। विद्युत स्त्री में तो ऊष्मा हीट बराबर वीट से, V तो आपको नहीं दे रखा, तो आपको V बराबर IR करके I² RT किया और यहाँ पर 1500 जूल आ गई, 15,000 जूल। तो इसमें काफ़ी ऐसे डीपली क्वेश्चंस भी है, लेकिन फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूलेज देखते हैं।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आते हैं। आपको लॉरेंस का फॉर्मूला देखना देख लो, बाकी यहाँ से सवाल नहीं आएंगे, ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है थोड़ा समझाने के लिए। एक इसमें प्रश्न था, 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में परिचालित किया जाता है जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर, इसमें आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हो? तो एक तरीके से यहाँ पर ये फ्यूज ही तो है ना, 5 एम्पियर का फ्यूज है और एक्चुअली यहाँ पर आपको धारा कैलकुलेट करनी है। धारा कितनी आएगी? P बराबर VI होता है या फिर I बराबर P/V। P आपको 2000 वाट दे रखा है, V आपको 220 दे रखा, धारा आएगी 9 एम्पियर और आपकी फ्यूज कैपेसिटी 5 एम्पियर। ओवरलोडिंग हो गया, फ्यूज गिरेगा और ये बंद हो जाएगा विद्युत तंदूर। अब नेक्स्ट ऊर्जा के स्रोत, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बाकी एक 10% वाला है वो आपको बता देता हूँ। वो इसमें है, हमारे पर्यावरण में आपको मिलेगा 10% वाला नियम है ना, उससे एक सवाल था, यही है सवाल। ठीक है, मान लीजिए एक आहार श्रृंखला में चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। उत्पादक होता है पहला पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर में आपका आ जाएगा जो शाकाहारी हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, फिर यहाँ पर ये जो शाकाहारियों को खाते हैं, फिर उनको खाने वाले मांसाहारी है, फिर शीर्ष मांसाहारी, ये चीज़ चलती है पूरी श्रृंखला में। तो खाने पर ऊर्जा उनको मिलती है। जैसे घास ने सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा ली है, वो ऊर्जा आगे टिड्डे में कितनी जाएगी? घास के पास जितनी भी ऊर्जा है वो टिड्डे में, घास के पास मान लेते हैं 100 जूल ऊर्जा है, उनमें से टिड्डे के पास 10 जूल जाएगी। अब टिड्डे का भी आगे जो मेंढक के पास जाएगी ना, वो इसका 10% यानी 1 जूल जाएगी। आगे ऐसा आएगा कि ऊर्जा जाएगी ही नहीं शीर्ष वाले जो भी है उनके पास, ये स्थिति आ जाती है। तो ये आर श्रृंखला में 10% का नियम है। ये इनका सवाल है कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, 90% है वो खो जाती है, 10% ही अगले स्तर पर जाती है, पोषी स्तर पर जाती है। तो यहाँ पर जो स्थिति थी ना कि चौथे पोषी स्तर पर, यानी जो सबसे लास्ट में ऊर्जा गई है ना, चौथा पोषी स्तर, वो है 5 के जूल, यानी 5000 जूल जो लास्ट में गई है। 5000 जूल गई है, कम होते होते गई है, कम होते होते गई है 5000 जूल। कम होता कितना? जैसे ये चौथे पर है, चौथे से कम कितनी हुई? तीसरे पर आई, तीसरे से दूसरे पोषी स्तर पर, दूसरे से पहले पोषी स्तर पर, ये ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पर कितनी रही होगी? तो यहाँ पर 10% कम हो गई ना इसकी, 5000 का 10% करो कम हो गई, तो यहाँ पर रही है, देखिए ये 50,000 है, इसका 10% यहाँ पर रही होगी ना, 10 ही तो स्थानांतरित हुई है, यहाँ से यहाँ 10% आई है कि नहीं आई है? आने के बाद यहाँ पर 5000 हुई है, तो यहाँ पर आप कहेंगे 50,000 हुआ ना, 50,000, क्योंकि 50,000 का 10% निकाला तभी आगे वो 5,000 आई है। तो यहाँ पर 10 का और गुणा करेंगे तो ये 5 लाख, इसी प्रकार 10 का और करेंगे तो ये आपके आ जाएगी 1000 में, क्या ना आप कन्फ्यूज हो रहे हो, ये आपका चतुर्थ, ये तीसरा, दूसरा, ये पहला, तो इस पे आपके 5 के आई है। ठीक है, और यहाँ से कितनी थी आप कहेंगे? पहले यहाँ पर 50 के थी, इसका 10% हुआ तो ये 5 के आगे आ गई। इन 10 का गुणा करना है, ऐसे रिवर्स में आएंगे, 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका 500 के, इसका 10 के करेंगे तो 5000 के थी यहाँ पर पहले पर। तो इस टाइप से करना और वापस निकालना, तो 10% आप निकालेंगे तो हो जाएगी चीज़ें। तो ये 10% नियम का एक सवाल था, बाकी इसमें नहीं है। बाकी लास्ट में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन में इसमें कोई सवाल नहीं। तो ये क्लास 10th के पूरे यहाँ पर मैंने फॉर्मूले बताए। क्लास 9 पर चलते हैं। ये दोनों ई बुक आप मर्ज एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी प्राइस 80 रुपये है दोनों के एक साथ। अलग अलग करेंगे तो 45 में पड़ेगी आपकी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पर अपन देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 पर, इसमें कोई है क्या? अब देखिएगा, ये का पता होना चाहिए आपको कैसे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसके एक बाद फ़ारेनहाइट का भी फॉर्मूला रहता है। तो Kc माइनस होता है, ये मेरे को ऐसे याद रखा हुआ, Kc माइनस, यानी केल्विन में दिया रहता है और सेंटीग्रेड में बदलना होता है ना, तो -273 कहते हैं। तापमान की मात्रा केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलने के लिए आपको 273 घटाना है, और सेंटीग्रेड से सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है उसमें 273 केल्विन है। ये चीज़ आप याद रखेंगे ना तो आपका इजी काम हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, यानी सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान पर 273 जोड़ेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब तापमान कितना? 273 केल्विन है। तो आपका सी से केल्विन कैसे आया? आपने 273 ऐड किया,
और वापस केल्विन से सेंटीग्रेड करना तो -273 आपको करना पड़ेगा। और कहीं कहीं फ़ारेनहाइट का पूछ रहे तो ये फॉर्मूला है, F-32/9 बराबर C/5। इसमें जो भी पूछता है, जैसे आपको पूछ लिया सेंटीग्रेड में वैल्यू 0 दे रखी है, उसमें फ़ारेनहाइट कितना होगा, C के स्थान पर आप ये 0 रख दिया। अब F यहाँ पर आप ये करिए वज्र गुणन, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो F-32 बराबर 5, F बराबर कितना हो जाएगा, 32 + 5 बराबर 37। तो जब सेंटीग्रेड 0 हो तो फ़ारेनहाइट 37 हो गया। तो ये फॉर्मूले मस्ट है, ठीक है। चैप्टर 2 में आते हैं। इसमें एक विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां हैं। जो विलयन की आपको सांद्रता ज्ञात करनी है तो आपको विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत पता है, और जैसे विलयन का द्रव्यमान आपको पता है और विलय का द्रव्यमान होते हैं। जैसे विलयन में होता क्या है, विलयन बराबर विलायक, जैसे पानी है और उसके अंदर नमक डाल दिया विलय, तो विलायक प्लस विलय, यही तो विलय है, विलयन है। तो इसकी सांद्रता यानी इसमें विलय कितना घुला हुआ है वो देखना है। तो टोटल विलयन की मात्रा नीचे रखेंगे और ऊपर जो विलय पदार्थ की मात्रा है ना वो डालेंगे, नीचे विलयन ऊपर विलय और गुणा 100 करेंगे। उस केस में आपका आ जाएगा विलयन की सांद्रता। एक सवाल है आगे, एक विलयन में 310 ग्राम, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में, विलायक है यहाँ पर, विलायक क्या है, जल है, तो विलायक आपको दे रखा है, विलायक बराबर 320 ग्राम, 40 ग्राम नमक विलय है, यानी विलय आपको दे रखा है 40 ग्राम। विलयन की सांद्रता निकालनी है। विलयन की सांद्रता, यहाँ पर विलयन होता क्या है, पहले तो इनको ऐड करेंगे तभी आपका विलयन आएगा। 40 + 320 करेंगे तो टोटल विलयन हुआ है 360 ग्राम का। इन 360 में से विलय कितना, आप कहेंगे विलय इसमें है 40 ग्राम, तो 40/360 गुणा 100 करेंगे, 11.1% विलयन की आपकी सांद्रता आ जाएगी। ये चीज़ एक, जैसे इसमें सवाल है, यहाँ आप देखेंगे एक प्रयोग के दौरान विद्यार्थियों को जल में शक्कर का विलयन, अब जल में शक्कर का विलयन द्रव्यमान प्रतिशत एक्चुअली ये 10 है, ठीक है, नीचे इंग्लिश में सही है, 10% बनाने के लिए कहा गया। रमेश ने 10 ग्राम शक्कर को 100 ग्राम जल में घोला, और जबकि सरिका ने 10 ग्राम शक्कर जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया। तो पूछा है आपको क्या दोनों विलयन समान सांद्रता के हैं या फिर किसकी ज़्यादा है, तुलना करनी है। तो इसमें कुछ नहीं किया, एक ने तो क्या किया, विलयन बनाया 100 ग्राम, सरिका ने विलयन 100 ग्राम बनाया, तो टोटल विलयन 100 ग्राम है। तो इस विलयन में 100 ग्राम किसके किसके, विलयन में जो 100 ग्राम है विलायक प्लस शक्कर के, तो विलायक कितना है 90 और शक्कर है 10, 10 दे रखा है, तो विलायक 90 शक्कर 10, यानी ये विलय 10 है। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे 10/विलयन, 10/100 गुणा 100, तो सरिका का 10% आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गलती ये रमेश कर रहे हैं, रमेश ही तो है, रमेश ने 10 ग्राम शक्कर और 100 ग्राम जल में घोला, तो टोटल विलयन 10 + 100 + 10 110 हो गया, 110/10 है, ये इसकी थोड़ी कम आएगी, इनकी कम आएगी, 9.09 आएगी। ऐसा ही एक सवाल आप और यहाँ पर देख सकते हो, वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है एक तरीके से। विलयन में विलय प्लस विलायक, इनको विलय नहीं पता था तो x मान लिया, x + 100, तो नीचे पूरा विलयन है ना x + 100 और ऊपर जो विलय x है और गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x की वैल्यू जो बराबर में आपको प्रतिशत में दे रखा 20, तो ये 20 का x की वैल्यू यानी विलय 25 ग्राम आ गया। ये चीज़ें रहती हैं, तो ये ईजी सवाल आप कर सकते हो। परमाणु और अणु पर आते हैं। जैसे एक सवाल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार एक आठ, आप सभी को पता है H2O, दो यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान रहता है इसका 2U और इसका 16U, ठीक है। तो ये आप कट करेंगे तो 1 और 8 का हो गया ना। इस पे यहाँ पर हाइड्रोजन यदि 3 हो जाए तो ऑक्सीजन कितना होगा, ये 8 गुना होगा ना ऑक्सीजन इसका, तो ऑक्सीजन होगा फिर 24 ग्राम। अब देखिए आपको एक सीधा सवाल पूछ दिया, कितने परमाणु विद्यमान है निम्न में। जे H2 अणु में आप कहेंगे 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के, 3 परमाणु है। ये तो सीधा सवाल है, इस पर पूछ लिए कितने हैं, आयन का कोई मतलब ही नहीं है, ये आपका 5 परमाणु हो जाएंगे। अब आणविक द्रव्यमान आपको पूछ ले, उस केस में प्रत्येक इंडिविजुअल एलिमेंट का आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का आपके 14 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। तो 1 हाइड्रोजन का, 14 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो 16 × 3 नहीं करूँगा मैं, ये ऐड करूँगा तो 63 यू आएगा, एक यूनिफाइड मास आएगा। यू और ग्राम, ग्राम तो बहुत ज़्यादा होता है, ग्राम तो उसका मोलर मास है, मोलर मास आगे बात करेंगे। ये परमाणु द्रव्यमान था आपका जो यू में अपन लिखते हैं।
अब इस अवोगाद्रो संख्या से काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं। अवोगाद्रो संख्या 100.022 गुणा 10 की घात 23, यानी इस अवोगाद्रो संख्या में 1 मोल के इक्वल होती है। 1 मोल, जब भी 1 मोल की बात हो ना, जैसे आपको कह दिए 1 मोल केले दो मेरे को, 1 मोल केले यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23 केले देने पड़ेंगे। कि 1 मोल जल का अणु दो, मतलब कितने जल के अणु देने पड़ेंगे, इतने। 1 मोल जल का परमाणु, एक तरीके से हाइड्रोजन परमाणु दो मेरे को, इतने देने पड़ेंगे। 1 मोल कार्बन दो तो इतने कार्बन के परमाणु आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें 1 मोल का एक फिक्स, जैसे 1 डजन में 12 केले, 12 ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु आती है ना, उसी टाइप से 1 मोल में भी इतनी चीज़ें आएगी, जो आगे जाके आप देखेंगे, सवाल करेंगे तब पता चलेगा ये कैसे काम करता है मोलर मास। जैसे 1 U हाइड्रोजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन के आपने अंतर देख लिया ना, ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो 1 U जैसा हाइड्रोजन है, 1 U इसका आणविक द्रव्यमान है, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लगभग 1 U है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु। 1 ग्राम यानी 1 मोल है वहाँ पर। तो 1 मोल में हमेशा 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु है। इसका मतलब इतने हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम है, न कि। अब ये बहुत अंतर है, ये तो एक परमाणु का 1 U है, और इधर हाइड्रोजन के इतने परमाणु लेंगे तभी 1 ग्राम होगा। लगने में तो आपको U और ग्राम, आप जो चीज़ें U में लेते हो ना, जैसे हाइड्रोजन का आप 1 U यदि लेते हो और 1 ग्राम लेते हो ना, क्योंकि हाइड्रोजन का वही तो, जैसे हाइड्रोजन आप कन्फ्यूज हो रहे हो, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का आपका 16 U होता है। इस 16 U ऑक्सीजन में कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, ठीक है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे, तो 16 ग्राम में आप बात करेंगे तो 1 मोल परमाणु होंगे। 1 मोल यानी 6.022 गुणा 10 का 23 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान है ये, ठीक है। अब यहां से मोल की संख्या वाला सवाल आता है एग्जाम में, डायरेक्ट मोल की संख्या प्रकलित कीजिए। 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या निकालनी। तो मोल होता क्या है, ग्राम पर मोल, एक तरीके से आपके, तो मोल में यही याद रखना, ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में इतने ग्राम। भाई 1 मोल में कितने ग्राम, जितना इसका मास है, मोलर मास। हीलियम का मोलर मास कितना है, हीलियम का मोलर मास आपको पता है 4 होता है। तो मोलर मास है 4 ग्राम पर मोल, यानी हीलियम के 1 मोल में 4 ग्राम होते हैं। 1 मोल में 4 ग्राम होते हैं, या फिर ऐसे कहें कि 4 ग्राम बराबर 1 मोल, या फिर 1 ग्राम बराबर 1/4 मोल। जितने ग्राम दे रखे हैं, 52 ग्राम है तो इसका 52 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब, यदि डायरेक्ट यदि फॉर्मूले की बात करें तो कुल द्रव्यमान बट्टा 1 मोल का द्रव्यमान। मोल की संख्या आपको निकालनी है ना, टोटल द्रव्यमान कितना है और बट्टे में 1 मोल का द्रव्यमान कर लेना। टोटल द्रव्यमान कितना है, 52 ग्राम। 1 मोल हीलियम का पता है आपको 4 ग्राम है, 4 ग्राम करेंगे तो नंबर्स ऑफ मोल आपके पास आ जाएंगे, जो 13 मोल आ गए। यही सीधा साधा याद रखना, बाकी कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। हीलियम परमाणुओं की संख्या 12, इतनी हीलियम परमाणुओं की संख्या। कणों की संख्या से मोल ज्ञात कीजिए, इसमें कितने मोल होंगे आपको पता है। 1 मोल में संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो मोल कितने होंगे, डायरेक्टली 6.022 गुणा 10 की घात 23 का भाग देंगे तो 2 मोल यहाँ पर क्वांटिटी होने वाली है। और फिर यहाँ पर आपको पूछ लिया, मोल देखकर द्रव्यमान का परिकलन पूछ सकते हैं। जैसे 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान पूछ लिया आपको। अब आपको तो 1 मोल N2 गैस का द्रव्यमान पता था, N का जो 14 होता है ना, 1 मोल का है 28 ग्राम। तो 1 मोल का तो आपको पता था, 1 मोल का 28 ग्राम है। आधा मोल का आधा कर दो, आधा मोल का 14 ग्राम कर दो, यही तो करना है। ये सारी चीज़ें कंसेप्ट आधारित आप ऐसे करेंगे। जैसे 6.022 गुणा 10 की घात 23 N2 अणुओं की संख्या से द्रव्यमान निकालना है। तो अणुओं की संख्या से द्रव्यमान यानी आपको एक तरीके से इसके में मोल निकालने। इस पे कितने मोल है, एक ही तो मोल है, 6.022 10 की घात 23 यानी 1 मोल। 1 मोल N2 का द्रव्यमान, आपको जितना N2 का होता है उसका 1 मोल का ही होगा, 28 ग्राम, 14 दूनी 28। 46 ग्राम सोडियम परमाणु से द्रव्यमान से 46 ग्राम से आपको संख्या निकालनी है, कितने कण हैं, कितने परमाणु हैं। तो 46 ग्राम में, जैसे कि आप देखेंगे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 ग्राम, यानी 23 ग्राम में सोडियम के 1 मोल होते हैं। 46 ग्राम में 2 मोल होंगे, 2 मोल में कितने, एक का गुणा करेंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 का 2 से गुणा करेंगे। ये चीज़ें आप ऐसे करेंगे। एक एग्जाम्पल का सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप से निरूपित करेगा? 360 ग्राम जल के होते हैं 18 ग्राम। 360 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे? 20 मोल जल की बात हो रही है। तो 20 मोल जल, एक तो ये हो जाएगा। 20 मोल जल में कितने अणु होंगे? तो एक मोल में 6.022, 10⁻23, इसका 20 से गुणा करेंगे तो ये जो दे रखा है ऑप्शन आपका 4 दे रखा है। तो 2 और 4 दोनों करेक्ट होंगे आपकी। इसमें पूछ ले किसका भार सबसे अधिक है? इसके 0.2 मोल है। तो एक्चुअली इसका आपको आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान आप निकालेंगे, इनका 342 ग्राम आया, यानी एक मोल में 342 ग्राम है, तो 0.2 मोल में कितने होंगे आप इजीली गुणा करके निकालेंगे तो 68 ग्राम हो गया। इसी प्रकार प्रत्येक का इंडिविजुअल निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे परमाणु की संख्या अधिकतम किसमें अधिक परमाणु है? ये सभी में 18 ग्राम दे रखा है। H2O का 18 ग्राम है। एक्चुअली आप देखेंगे इसका मोलर द्रव्यमान कितना है H2O का? H2O का 18 ही है, मतलब एक मोल है। एक मोल है। अब एक मोल में फिक्स परमाणु यही होंगे और क्या होंगे, लेकिन आप कहेंगे ये अणु हैं। आपको परमाणु पूछे, ऑलरेडी इसमें 3 परमाणु हैं, 3 तो ये है, तो ये 3 गुणा ये चीज़ करनी पड़ेगी 6.022 गुणा 10⁻23, तभी आपका आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें ऐसे गुणा करके करनी पड़ेगी। यदि आपको डायरेक्ट अणु का पूछता ना, इसमें गुणा नहीं करना, आपको सीधा लेना है। जैसे 1 ग्राम CO2 का मोलर द्रव्यमान आपने निकाला तो 44 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल में 44 ग्राम होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर 1 ग्राम को पूछ रहे अणु की संख्या, तो 44 ग्राम में तो 6.022 गुणा 10⁻23, 1 ग्राम में 44 का भाग देंगे तभी आपको आ जाएंगे अणु की संख्या। ये अलग अलग नहीं लेना है इसमें, क्योंकि एक अणु की संख्या पूछी है। ये अणु एक पूरा अणु ही तो है। CO2 एक अणु है, N2 अणु है, H2 अणु है, ये सारी चीज़ें। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु को पूछा, द्रव्यमान ग्राम में पूछ लिया। अब ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन है आपका, इसका होता है 16 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का 16 ग्राम होता है। एक मोल का मतलब 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु का होता है 16 ग्राम। एक का कितने का होगा? एक का इसका भाग देंगे तभी ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये भाग वाला ही आपको करना है, विकल्प ए। बाकी एक आपका सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या का। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है किसी एलिमेंट की द्रव्यमान संख्या? उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब कोई उदासीन परमाणु है ना, प्रोटॉन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स का संख्या दे रखी है ना, वो भी आप जोड़ सकते हो। प्रोटॉन नहीं दे रखा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, वो द्रव्यमान संख्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एक तरीके से। इसमें कोई दो राशि दी होती है, तीसरी आप निकाल पाएंगे। कोई भी एलिमेंट ऐसा होता है ना, इसमें ये इसका परमाणु संख्या है, एक तरीके से प्रोटॉनों की संख्या, ये द्रव्यमान की संख्या है। इसमें आपको न्यूट्रॉन्स पूछ ले तो ऊपर में से नीचे घटाएंगे, 14 में से 7 घटाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आप देख सकते हो, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उदासीन परमाणु में, ये सही होगा। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, ये चीज़ है। तो ऐसे सवाल देकर आपको प्रोटॉनों की संख्या पूछ सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ सकते हैं। तो ये आपका प्रोटॉन है और इसमें से द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली है, दोनों को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट आपके इसमें तो है नहीं। नेक्स्ट अपन गति के देख लेते हैं, यूनिट 8 कक्षा 9। जब भी पिंड को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकेंगे ना, उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h है, वो किसके इक्वल होगी? तो जब ऊपर फेंकेंगे अधिकतम ऊंचाई, यानी उसका अंतिम वेग 0 होगा और u आपका दे रखा है। फिर आप इसमें गति के समीकरण अप्लाई करेंगे, v² माइनस u² बराबर 2ah। यहाँ से h बराबर आएगा u²/2g। ये डायरेक्टली ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। g 9.8 लेंगे, u जो आपको दे रखा होगा किस वेग से फेंक रहे, h आपका निकल जाएगा। बाकी ये सूत्र तो आपको पता ही है, दूरी हो गई, विस्थापन हो गई, वो वेग गुणा समय होते हैं। न्यूटन के गति के 3 आपको समीकरण v बराबर u प्लस at। यदि गुरुत्वीय त्वरण है तो एक स्थान पर g लेते हैं, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो माइनस g लेना पड़ता है। और फिर आपका सेकंड s बराबर ut प्लस हाफ at²। इसी प्रकार थर्ड v² माइनस u² बराबर 2as। ये u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, v अंतिम वेग, t समय है, s आपका हाइट है। ठीक है, ये चीज़ें आप तीनों समीकरणों से काफ़ी न्यूमेरिकल के सवाल आते हैं, तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक सवाल देखा, कोई पिंड विराम, अब देखिए विराम का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। विराम से गति आरंभ करके 2 सेकंड में 20 मीटर और 4 सेकंड में 160 मीटर चलता है, तो आरंभ के 7 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा? अब 2 सेकंड में यह आपको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ रहा है। तो आप इजीली फिर 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात करेंगे, v बराबर u प्लस ATC आप कर देंगे।
तो त्वरण हेतु आप गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको दे रखा है कि ये व्यक्ति कितना चलता है, शुरुआत में ही निकालना 20 मीटर ये ऑब्जेक्ट चलता है, तो एस के स्थान पर 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ए जो आपको निकालना है शुरुआती 2 सेकेंड में, तो ये ए आ गया इसका 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से आप निकालेंगे आगे अगले 4 सेकेंड में 160 मीटर। अब ए बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है। तो एक सेकेंड में 10 मीटर हो गया वेग, दूसरी सेकेंड में 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया। इस स्थिति में इसका वेग यानी यहाँ पर जब अगले 4 सेकेंड में शुरू करेगा ना, उस स्थिति में उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो रहा होगा। इस नियम से आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। अब सेकेंड स्थिति में आप फिर ये एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे, और यहाँ पर आपको एस टू 160 दे रखी है, 4 सेकेंड में 160 चलता है ना। और फिर आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये सेकेंड स्थिति में यहाँ पर जो वेग होगा वो इनिशियल होगा जो 20 है वर्तमान में, तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे 20 गुणा टी अगले 4 सेकेंड में ये प्लस हाफ ए। अब ए यहाँ पर आप देखेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ से जो सेकेंड केस में ए आया है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड आया है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आपने चेक किया कि त्वरण समान है। अब आप 7 सेकेंड में इजीली निकाल पाएंगे v कितना इसका वेग रहा होगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि इन्होंने 0 से प्रारंभ किया था विराम अवस्था में, तो ये v बराबर u आपका यहाँ से 0, जितना त्वरण है उतना ही वो सेकेंड में चला होगा, 70 गुणा 7। तो एक तरीके से ए 10 है ना, 10 गुणा 7 70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ऐसे सवाल सभी इन सभी समीकरणों का उपयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। इनका डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, क्लास 9th का पूरा गति, आप सर्च करना मोशन टॉप ट्रेंडिंग जीके, डिस्क्रिप्शन में उसमें प्लेलिस्ट दे दूंगा, ये सभी आप डिटेल में उसमें देख पाएंगे। बाकी आपको फॉर्मूला बता दिया है बल एवं गति के नियम। तो बल एवं गति का जो सेकेंड नियम यही कहता है F बराबर एम ए होता है, यानी जो आपका बल है ना वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के इक्वल होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। और बाकी यहाँ पर एक संवेग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P बराबर एम वी, यानी संवेग जो P होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग के इक्वल होता है। और जो F एक तरीके से आवेग क्या होता है, आवेग एक क्षणिक समय में, बहुत कम समय में कोई कितना बल अप्लाई कर पाता है। जैसे एक बैट्समैन किस प्रकार हिट करता है एक क्षणिक समय में और कितना फोर्स अप्लाई करता है उस गेंद पर, तो वो एक तरीके से बल जो बहुत क्षणिक डेल टी समय में होता है वही आवेग होता है, ध्यान रखना। तो ये आवेग और संवेग दोनों अलग अलग है, तो इस संवेग वाला जरूर याद रखिएगा, द्रव्यमान गुणा वेग। अब कुछ इजी से सवाल बताता हूँ। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल लगता है, तो बल कितना लगेगा। एक्चुअली यहाँ पर पूछा ये वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकेंड कर देता है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, वेग पहले 3 मीटर पर सेकेंड था, इसको बढ़ाकर 7 कर दिया, इनिशियल यू से अंतिम 7 हो गया। और ये चीज़ कितने में की है, 2 सेकेंड में की है। वस्तु कितनी है, 5 किलोग्राम की है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करनी है, तो F बराबर एम ए होता है। आप कहेंगे एम तो दे रखा, ए कहाँ से निकालें। ए होता है कि आपको पता है, ए होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग कितना बदला है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा दर, यानी समय t निकालेंगे तो अंतिम वेग आपका 7, प्रारंभिक वेग आपका था 3, 7 माइनस 3 बटा 2 यानी 4 बटा 2, तो 2 हो गया, 2 और 5 का गुणा 10 न्यूटन आपका बल अप्लाई हुआ है। फिर गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से आपको पूछा है ना कि 5 सेकेंड के लिए ये बल लगाएं तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो यही t यदि 5 सेकेंड लें और u इनिशियल वेलोसिटी आपको फिर लेनी पड़ेगी 3, क्योंकि 3 मीटर से बढ़ रहा है ना, तो 3 और ये एक्सेलरेशन आप देखेंगे 2, तो यहाँ से अंतिम वेग आपका निकल के आ जाएगा। ये आसान से सवाल है। एक किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने में, या फिर 4 किलोग्राम वाली 2 मीटर, ये इजीली आप निकाल पाते हो। अब कोई कार ब्रेक लगा रही है तो अंतिम वेग उसका शून्य लेना पड़ेगा, ये चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की होती है। तो ये सारे न्यूमेरिकल के हैं। बाकी एक संवेग संरक्षण का भी नियम लागू होता है, जहाँ से आप ये कुछ ऐसे सवाल हल कर पाते हो, ये वाला कि बंदूक से गोली दागने से पहले बंदूक और गोली का संवेग और दागने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग वो इक्वल रहता है। और यहाँ से जैसे 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है ना,
ये 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग की गणना करनी है। तो गोली का द्रव्यमान आपको 20 ग्राम दे रखा है, पिस्टल का 2 किलोग्राम है। और फिर आपको पूछा कि गोली का प्रारंभिक वेग तथा पिस्टल का प्रारंभिक वेग क्रमश शून्य। अब गोली और पिस्टल का कुछ है ही नहीं शुरुआत में, आपने जब तक गोली दागी नहीं है। तो गोली का अंतिम वेग क्या होगा, जो आपको दे रखा है 150 मीटर पर सेकंड से। और गोली की दिशा में बाएं से परिपाटी के अनुसार धनात्मक की आप लेंगे। गोली छूटने से पहले और गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग कितना था जब गोली नहीं छूटी थी। तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। शुरुआत में वेग शून्य था तो संवेग आपका शून्य, और गोली छूटने के बाद आपका यदि संवेग पूछ लें तो बाद में दोनों का अलग अलग होगा। जैसे गोली छूटी तो विपरीत दिशा में जो एक फोर्स अप्लाई हुआ है आपकी बंदूक के द्वारा, तो जहाँ पर आप गोली का अलग संवेग निकालेंगे और बंदूक का अलग निकालेंगे, पिस्टल का अलग निकालेंगे। तो ये आप देखेंगे गोली का किलोग्राम में 0.02 है। जैसे 20 ग्राम है ना, इसका 1000 से भाग दिया। और ये किस वेग से आगे जा रही है, तो 150 मीटर पर सेकंड ये गोली जा रही है। और पिस्टल पिस्टल का वेग ही तो आपको ज्ञात करना, बैक साइड में किस डायरेक्शन में आएगी, 2 किलोग्राम की पिस्टल है। इनका ये दोनों का आप जोड़ेंगे तो ये आ गया। संवेग सुरक्षित रहता है छोड़ने के पहले और बाद में, यानी ये दोनों आपस में बराबर। छोड़ने से पहले शून्य था, इसके बराबर किया तो v यहाँ पर -1.5 मीटर पर सेकंड माइनस पाया कि विपरीत दिशा में आपकी बंदूक फोर्स अप्लाई कर रही है। नेक्स्ट आपके गुरुत्वाकर्षण पर आते हैं अपन। तो गुरुत्वाकर्षण में ये एक ही फॉर्मूला रहता है, F बराबर G/m/r²। ये आपका गुरुत्वीय त्वरण, जी गुरुत्वीय त्वरण, एफ आपका फोर्स, दो द्रव्यमान के मध्य कितना आकर्षण फोर्स आता है वो उसके एक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का दोनों द्रव्यमान के गुणनफल, जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनके मध्य आकर्षण, बीच की दूरी के वर्ग के, ये इक्वल होगा F बराबर G/m/r²। यहाँ से आप F बराबर mg कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये g की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, स्मॉल g बराबर Gm/r²। ये कोई एक द्रव्यमान आपको दे रखा है ना, कोई पूछ लिया उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दे रखा, रेडियस दे रखी, तो इस फॉर्मूले का भी यूज किया जाता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। अब दूरी समान है, द्रव्यमान आप आधे कर रहे हो। अब आपको बता दूं F बराबर दो द्रव्यमानों का गुणनफल है Gmm/r²। तो mm है, ये दोनों द्रव्यमान आप आधे कर रहे हो तो ये भी 1/2, दूसरा भी 1/2 हुआ। तो नीचे ये 2 दूनी 4 हो गया ना, 1/4 हो गया। 1/4 यानी 1/4 ये कम हो जाएगा बल एक तरीके से। यही चीज़ें ईजी से सवाल रहते हैं। और ये सार्वभौमिक नियतांक है ना, इसकी वैल्यू बहुत बार पूछते हैं। 6.673 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। और उनके द्रव्यमान दोगुने कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण का। द्रव्यमान दोगुने हैं, वही आपका दोनों द्रव्यमान दोगुने है ना, 4 गुणा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि mm है ना। अब दूरी व्युत्क्रमानुपाती, अब दूरी यहाँ पर दोगुनी हो गई ना एक तरीके से, तो पहले r थी अब 2r हो गई, तो 2r का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा बल, ये याद रख। अब ये जो g, कैपिटल G, r, इनके मध्य में आपस में ये घनत्व से संबंधित ये फॉर्मूला एक संबंधित है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब देखिए आपको दो ऑब्जेक्ट दकार दे दिए हैं समान साइज की और अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं, अलग अलग हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो ना, कितने समय में वो हिट करेगी, तो उसके समय के रेशियो रहता है ना, वो हाइट का एक तरीके से रूट में रहता है, ठीक है। ये वर्गमूल के रेशियो में रहता है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल देखो, 4 किलोग्राम भार की 4000, इसको पेन चेंज करते हैं, 4000 किलोग्राम पर घन मीटर घनत्व की किसी गेंद को, तो इस गेंद का आपको घनत्व दे रखा है, इसका आपको भार दे रखा है, और फिर इस गेंद को आप डुबो रहे हो जल में जिसका जल का घनत्व दे रखा है। इस पर उछाल बल, उत्प्लावन जो बल लगता है ना एक तरीके से, किसी भी वस्तु को अपन पानी में गिराएंगे तो वो कितना पानी उसके ऊपर एक बल अप्लाई करता है, वही आपको एक तरीके से पूछा है। तो यहाँ पर उछाल बल होगा विस्थापित दरों का भार गुणा यहाँ पर जल का घनत्व, कहाँ पर लिख रहा हूँ गुणा, ये विस्थापित दरों का भार जल का घनत्व गुणा विस्थापित जल का आयतन गुणा आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो विस्थापित जल का आयतन कितना हुआ, तो जल का आयतन, ये जो गेंद ही तो विस्थापित कर रही है, जितनी भार का गेंद है उतना ही जल विस्थापित करेगी। तो आयतन घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है।
आयतन आपका हो जाएगा द्रव्यमान बट्टा घनत्व। द्रव्यमान आपका यहाँ पर कितना है 4 किलोग्राम, घनत्व है ये घनत्व का मात्रक है 4/4000 ये हो जाएगा। और फिर आपके विस्थापित दरों का भार जल का घनत्व तो ये हो गया, विस्थापित जल का आयतन, और ये 1000 आपको दे रखा है। इनका गुणा करेंगे, 10 भी याद रखना है, ये चीज दे रखा है, तो आपका उछाल बल यहाँ पर आ जाएगा 10 न्यूटन। बाकी गुरुत्वीय त्वरण का ये फॉर्मूला आपको याद जरूर रखना है। यही फॉर्मूले की अपन बात कर रहे थे। उत्प्लावन बल जो एफ बी बुयांसी फोर्स होता है, ये आपका दरो, ये रो यानी दरो या जल का घनत्व गुणा जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, वी यानी पिंड का आयतन, इसकी सहायता से उत्प्लावन बल ज्ञात किया जाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? भार का मात्रा होता है डब्ल्यू बराबर एम जी। भार का जो फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर एम जी, एम द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, भार का होता है न्यूटन, ये चीज़ ध्यान रखना। तो द्रव्यमान आप 10 किलोग्राम और जी आपको 9.8 है, 9.8 गुणा 10 बराबर 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा? भार चेंज होता, द्रव्यमान नहीं होता। यदि आपको देते एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 ग्राम या किलोग्राम, 10 किलोग्राम दे दिया, पृथ्वी की सतह पर 10 किलोग्राम, चंद्रमा की सतह पर कितना किलोग्राम? आप भाई 10/6 कर देंगे, गलत हो जाएगा। ये द्रव्यमान का मात्रक है जो चेंज नहीं होता, न्यूटन चेंज होता है, वो 1/6 हो जाता है। जितना पृथ्वी पर न्यूटन है ना, उसका चंद्रमा पर बट्टा 6 हो जाएगा। ठीक है। बाकी घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। और यहाँ पर आपको आपेक्षिक घनत्व पूछा है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 103 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो ये चांदी का आपेक्षिक घनत्व होता है ना, वो होता है क्या? आपेक्षिक घनत्व बराबर चांदी का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व। तो चांदी का घनत्व यहाँ से निकल जाएगा, आपेक्षिक घनत्व गुणा पानी का घनत्व। तो आपेक्षिक और पानी का घनत्व निकालेंगे तो चांदी का घनत्व ये रहा। और कुछ ऐसे सवाल भी रहेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड बाद, फेंकने के 6 सेकंड बाद वापस लौटती है, तो वो वापस आपको क्या करना पड़ेगा? सवाल जो पूछा, ये गेंद किस वेग से ऊपर फेंकी गई है, तो कुल उड़ान समय जो आपको दे रखा है 6 सेकंड जाने आने में, गुरुत्वीय त्वरण आपको जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर टी बराबर 2u/जी का प्रयोग करेंगे, और हाइट के लिए h बराबर u²/2g का प्रयोग करेंगे। तो इस स्थिति में ऐसे आप हल करेंगे। वैसे इसका डिटेल में बताया गया, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी इसको पैकअप कर रहा हूँ। ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन से आपको करना है। नेक्स्ट आपका कार्य ऊर्जा का देख लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले देखते हैं। अब ऊर्जा में दो ऊर्जा आती है। गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mg, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h आपकी ऊंचाई है। और हाफ mv² जो गतिज ऊर्जा होती है, m द्रव्यमान, v वेग, इसका स्क्वायर। अब गतिज और स्थितिज ऊर्जा जब मिलती है ना, वो एक अचर बनाती है, उसे आप कहेंगे कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा हमेशा इनका योग है ना, वो नियत होता है। जब स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज कम होगी तो स्थितिज बढ़ेगी, दोनों का योग हमेशा एक अचर रहेगा, एक फिक्स कांस्टेंट रहेगा। तो mgh प्लस हाफ mv² हमेशा फिक्स रहेगा, दोनों का योग। W बराबर क्या होता है? mg बल गुणा विस्थापन। क्यों? ये एक स्थितिज ऊर्जा को बताता है W। तो mgh कार्य क्या होता है? कार्य कहो, स्थितिज ऊर्जा कहो, mgh किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा हाफ mv²। शक्ति होती है कार्य करने की दर, P बराबर W/T, जो अपन ने P बराबर VI भी वहाँ पर निकाला था। और यहाँ से आपके सारे न्यूमेरिकल, अब 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ये ध्यान रखना। और नीचे देखेंगे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है ना, वो किलोवाट घंटा है। बल होता है ना, जो W होता है ना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, सभी को पता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो यही तो आपने देखा था कार्य, अभी देखा था W बराबर mgh। mg एक तरीके से बल ही तो है, ma mg कहो, फिर h यानी आपका विस्थापन। तो ये W बराबर जैसे बल गुणा विस्थापन होता है ना, तो इसके मध्य जो एंगल बनेगा ना, वो cos थीटा का, fs cos थीटा के नाम से आप जानते हो। फिर यहाँ पर ये सवाल आप देख पा रहे हो। बाकी हाफ mv² से काफ़ी आपके सवाल होते हैं, यदि रेशियो के पूछते हैं। यहाँ पर जैसे पूछ लिया, अविनाश 10 न्यूटन के घर्षण बल के विरुद्ध 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, और ये 25 मीटर में 3 मीटर, कौन शक्तिशाली है? तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। कौन ज़्यादा कार्य कर रहा है, कितने समय में कर रहा है, ये कितना है कार्य कर रहा है? W
बटा टी। अब डब्लू आप क्या निकालेंगे, डब्लू कार्य बराबर एफ डी होता है, ठीक है, एफ डी अपॉन टी। एफ डी आपको दे रखा है डी अपॉन टी, ये आपका क्या वेग ही तो दे रखा है, डी अपॉन टी वेग ही तो होता है, यानी एफ वी कह सकते हो। तो यहाँ से पी बराबर आपका एफ वी आ गया, तो ये फॉर्मूले से आप इजी कर पाएंगे, पी बराबर एफ वी, यानी वेग गुणा जो बल होगा वही एक तरीके से आपकी शक्ति से भी हो जाएगा। ये देखिए कार्य करने की दर है, फिर डब्लू को एमजीएच में कन्वर्ट करके टी लिया है जो इससे हो गया। 250 यूनिट में कितने जूल हुए, एक यूनिट में 3.6 गुणा 10⁻6 जूल है, तो आप 250 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ आपको पूछा है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गई आपका 2000 जूल। एक और जो यूनिट, कितना यूनिट खर्च होगा, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, कितने किलोवाट घंटे हो रहे हैं, तो ये 1.5 किलोवाट हो गया, और 10 से गुणा करेंगे तो 15 किलोवाट घंटा, यानी 15 यूनिट बिजली। अब यहाँ पर आपको कार्य निकालना है, 1500 किलोग्राम दे रखा है, एम 1500 दे रखा है, वेग आपका 60 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। ध्यान रखना किलोग्राम एक एसआई यूनिट है, और वेग किलोमीटर पर घंटा में न होकर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया, मीटर पर सेकंड हो गया। और कार्य का परिकलन करना है, ये एक चल रही है, देखिए कार चल रही है तो कार्य क्या होगा, जो उसकी गतिज ऊर्जा वही तो कार्य के रूप में होता है, गतिज ऊर्जा। अब कार्य का मैं बताता हूँ फॉर्मूला, ये वाला प्रश्न देखिए क्लियर होगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर कर देता है, वेग कम कर रहा है, ठीक है, ऐसा बल लग रहा है विपरीत दिशा में। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। किया गया कार्य हमेशा वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है। कोई भी किया गया कार्य काम कर रहे हो तभी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, काम किया तभी तो परिवर्तन हुआ ना। तो कितना परिवर्तन, कितना गतिज ऊर्जा ने वहाँ पर परिवर्तन, एक तरीके से वो काम आप फोर्स से कर पाए, तो गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम वी स्क्वायर अंतिम वेग, और फिर प्रारंभिक वेग कम वेग हो गया हाफ एम यू स्क्वायर, इनका अंतर ही किया गया कार्य होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से सवाल आते हैं। और ये वो सेम चीज़ हैं, रोकने के लिए अंतिम वेग जीरो कर रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जीरो पर लेके आ रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन एक तरीके से वो हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा तो जीरो हो गया ना वेग अपने आप में, तो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर ही आपका किया गया कार्य होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो बिल्कुल ईजी है। जैसे एक उदाहरण है, एक कुल्ली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य, अब उठा के रख रहे हैं, कार्य तो करना पड़ा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन है। तो यहाँ पर इनका बल कितना अप्लाई हुआ, जैसे ऊपर उठा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये जी आपका 9.8, या फिर जो इसमें 10 लिया तो 10 ले लो, और एम जी एक तरीके से एफ एस, यही तो होता है डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन तो आपको दे दिया 1.5 है, लेकिन बल कितना है, एफ बराबर एम में होता है। ए आपको जी लेना 10, एम आपको दे रखा है, ये चीज़ इस टाइप से ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। एम दे रखा है आपको, वी दे रखा है, तो गतिज ऊर्जा क्यों नहीं निकाल सकते, ये सेम चीज़ है। वेग में आपका परिवर्तन हो रहा है तो गतिज ऊर्जा इसके अंतर के इक्वल हो जाएगी, कार की किया गया कार्य अंतिम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखना ऐसा यूनिट में लेनी। ये कुछ फॉर्मूले थे, ध्वनि में तो नहीं है शायद, हाँ ध्वनि में भी है, क्यों नहीं है। चलिए ध्वनि में देखते हैं, आवर्ती और आवर्तकाल का संबंध है। आवर्ती और आवर्तकाल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 1/आवर्तकाल के। अब आवर्ती का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में कोई कितनी बार कंपन कर रहा है, 1 सेकेंड में कितनी बार कंपन हो रहा है, जिसमें आपका विरलन भी आ गया, जो श्रृंग और घृत होते हैं ना, वो वाली चीज़ है। और आवर्तकाल का मतलब है एक दोलन में कितना काम हुआ, और आवर्ती का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितनी बार दोलन हुआ, यही चीज़ है। और फिर अब देखिए आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड में है, और आवर्ती और आवर्तकाल के मध्य संबंध बता दिया, आवर्ती वेग और तरंगदैर्ध्य के मध्य संबंध। तो वेग बराबर क्या होता है, आवर्ती गुणा तरंगदैर्ध्य, वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंगदैर्ध्य, ये याद रखना। कोई भी दो वैल्यू दे रखी है, आप तीसरी वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तरंगदैर्ध्य का मात्रक एक्चुअली मीटर में होता है, ये आप डिस्टेंस कहो। आवर्ती का मात्रक एक्चुअली हर्ट्ज में होता है, या फिर पर सेकेंड आप कह सकते हो, क्योंकि 1/t है ना, वो भी आवर्ती है। एक आयाम होता है, जो कोई तरंग है ना, ये हाईएस्ट दूरी, ये आयाम होगी। तरंग का वेग आपको बताया आवर्ती गुणा तरंगदैर्ध्य। एक सवाल, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए चट्टान तथा मनुष्य के बीच की
दूरी। अब ध्वनि की चाल है 346 मीटर पर सेकंड, प्रतिध्वनि 2 सेकंड में सुनाई दे रही है। तो ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, अब ध्वनि कितनी दूरी चलेगी, तो यहाँ पर दूरी होगा 4 गुणा समय, यानी 2 सेकंड में ध्वनि 692 मीटर चली होगी। अब 2 सेकंड में ध्वनि ने चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दोगुनी दूरी तय की है। ध्वनि गई है, वापस आई है, तभी तो है ना। तो आने जाने में दूरी 692, तो एक साइड डिस्टेंस आपके 342। जैसे आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 20 हर्ट्ज, वायु में ध्वनि का वेग 344, और तरंग दैर्ध्य आपको पूछ लिया। तो आवृत्ति क्या होती है, वेग बटा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कह सकते हो वेग बटा आवृत्ति। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, दोनों कंडीशंस में आप अलग अलग देख सकते हो। 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। 100 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि एक आवृत्ति का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में कितनी बार वो कंपन कर रहा है। तो 1 सेकंड में वो 100 कंपन कर रहा है। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना कंपन करेगा, 6000 कंपन करेगा। ये इस टाइप से आप याद रखेंगे। याद क्या, कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ये सारे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पर आपके हो रहे हैं। मनुष्य के पास एक पहुंचन 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल लगता है। आवर्ती आपको 500 हर्ट्ज दे रखी है। एफ बराबर 1/t होता, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकल गई। ध्यान रखिएगा, ये सभी एसआई में है तो सेकंड में ही निकालनी है आपको। ये भी सेम चीज़ है। टी आपको दे रखा है 1.02 सेकेंड, वेग यहाँ पर ये 1500 है, डी आपने निकाल दिया, ये हो गया। और ध्यान रखना है, पनडुब्बी और चट्टान में वापस संकेत गया और वापस आया, आने जाने की दूरी है ये। एक साइड में आपको बट्टा 2 करना पड़ेगा, ये गलती मत करना। हम बीमार वाले में आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं है। फिर प्राकृतिक संसाधन 1 सेकेंड। तो पूरी हमने एनसीईआरटी को सारे चैप्टर देख लिए, 9th प्लस 10th के जो भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट थे इजी वाले वो आपको बताए, प्लस फॉर्मूले बताए। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, त्वरण क्या होता है, मतलब यही पूछे जाएंगे, वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर की। एफ बराबर एम ए, यहाँ से सवाल आते हैं। और बाकी ये पूरी आप पीडीएफ देखेंगे ना, बहुत से सवाल आपको एग्जाम पर के, ये तो मैंने बहुत कम बताया है जो ऊपरी ऊपरी तौर पर इजी थे। इसमें सारे न्यूमेरिकल है। आप कहेंगे तो न्यूमेरिकल्स का एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएं जिसमें पूरे एनसीईआरटी कवर हो जाए। बाकी कंटेंट तो पढ़ा ही है, आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ई बुक, मिनिमल फ़ी में। इस टाइप से डिज़ाइन करने में थोड़ा समय और धन का भी खर्चा लगा है, उसी के लिए यहाँ पर आपके समक्ष ये फ्री का आजकल कोई वैल्यू नहीं होता है। और आप कहेंगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में फ्री टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ई बुक कैसे डाउनलोड करनी है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, वो देख लेना, और वेबसाइट से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी कोई एरर आती है तो वेबसाइट पर आपको मेल ID मिल जाएगी, toptrendinggk@gmail.com, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।